सबसे पहले ये तो जान लो कि टैक्स क्या होता है। आपके सामने पैदा हुआ एक चीज, कौन पैदा हुआ सर? जीएसटी पैदा हुआ। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो सर आप? डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा आके थोप देते हैं क्या? किस चिड़िया का नाम है टैक्स? तो टैक्स क्या होता है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखो, टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी में यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास आती हैं, 1 2 और यहाँ पे ये 3। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का हो सकता है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है हमारे पास एसजीएसटी और तीसरी चीज है हमारे पास आईजीएसटी। क्या क्या होता है ये? अब ध्यान से सुनना, जो जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब कि जीएसटी भरेगा कौन? तो सर कस्टमर भरेगा। कौन भरेगा जीएसटी? कस्टमर भरेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में बहुत सारी चीजें नई ऐड हुई हैं। अब क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स में जीएसटी को इंपॉर्टेंट मान के बहुत सारी चीजें करवाई जाती हैं। जैसे हम इस वीडियो में भी क्या कवर करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। हम इस वीडियो में जर्नल, जो भी जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं, हम उनको कवर करेंगे। सर कैश बुक वगैरह में भी हमें जीएसटी आता है, हम वो भी कवर करेंगे। सब्सिडरी बुक्स में भी जीएसटी आता है, वो भी कवर करेंगे। जीएसटी थ्योरेटिकली भी कभी कभी आ जाता है, तो सर उसको भी हम कवर करेंगे कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसको नहीं करवाना, किन चीजों से मिलकर जीएसटी आया क्यों, ये सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, ये सारी चीजें हम इस वन शॉट में खत्म कर देंगे। कहने का मतलब कि जीएसटी का ये वीडियो विल बी इनफ फॉर यू कि आप जीएसटी अच्छे से समझ लो, सारी चीजें कर लो, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है। अब क्या होता है जीएसटी, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहली चीज जो मुझे आपको बतानी है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। सबसे पहले ये तो जान लो कि टैक्स क्या होता है। सर टैक्स किस चीज को बोलते हैं, किस चिड़िया का नाम है टैक्स? तो टैक्स क्या होता है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखो, टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्या क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनना। इट इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, लीगल भी है और कंपलसरी भी है। इसका मतलब कि कानूनी तौर से आपको एक चीज थोपी गई है कि यार ये टैक्स नाम की एक चीज है, और कंपलसरी है कि आपको उसको भरना है। किसको भरना है? गवर्नमेंट को देना है आपको टैक्स। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम कुछ बदले में एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि यार मैं तुझे इतना प्यार कर रहा हूं, कम से कम हाई बोल दे। नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है ना बदले में। लेकिन यहां पे एक और चीज है कि भाई आपको पेमेंट तो करना है टैक्स का, बट आपको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर आपने टैक्स भरा, जैसे यार भाई तू बहुत अमीर हो गया, बिल्कुल है ना, और बहुत सारा टैक्स भर रहे हो तुम गवर्नमेंट को, अब तुम्हारा एक अंदर एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि सर मैंने इतना सारा टैक्स भरा तो मेरे घर के आगे फ्लाईओवर बनाओ। भाई ऐसा फ्लाईओवर बनाओ कि बीच सिटी से डायरेक्टली कोई भी बंदा मेरे घर आना चाहे तो वो फ्लाईओवर से चढ़ के डायरेक्टली आ जाए। ऐसा फ्लाईओवर बनाओ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे घर के सामने का रोड भी ढंग से नहीं बनाया वो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट आपको गवर्नमेंट प्रॉमिस नहीं करती। उसके लिए यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। समझे आप? मतलब आपको टैक्स भरना है, गवर्नमेंट उससे सबके लिए काम करेगी, रोड्स बनाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस बंदे ने टैक्स भरा है उसके घर के सामने वाला ही रोड बनाए। ठीक है, तो इट इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट फ्रॉम विच यू शुड नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं टैक्स। ये बात समझ में आई? अब यहां पे ध्यान से सुनते चले जाना। दो तरीके के टैक्सेस हैं। एक टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्सेस के दो फॉर्म है। टैक्स को हम लोग ऐसे दो तरीकों से विभाजित करते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट टैक्सेस इन टू पार्ट्स। पहला है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो सर ऐसा टैक्स जो आपके इनकम और वेल्थ पे लग रहा है। ठीक है, इनकम और वेल्थ पे लगने वाले टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपके गुड्स, गॉड लिख दिया मैंने, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। भगवान पे भी जो टैक्स लग रहा है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स ही है। ठीक है, भगवान की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो कौन सा टैक्स है बताओ मुझे, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? भगवान की इनकम होती है भाई, जैसे श्राइन है, कोई भी श्राइन है, कोई भी मंदिर है, वहां पे भी तो आप जाते हो ना दान पट्टी करने, तो उस पे भी टैक्स लगता है, पता है? लेकिन वो कौन सा टैक्स होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जल्दी से बताओ कमेंट्स में। मंदिरों पे लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? बताना जरूर, ठीक है, जल्दी बता दो कमेंट्स में। अब मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो सर आप? डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा आके थोप देते हैं क्या आपके? देखो कैसा है, डायरेक्ट टैक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक चीज होती है बर्डन। बर्डन का मतलब पहले समझ लेते हैं। बर्डन मतलब किसको भरना पड़ेगा, बर्डन मतलब किसको ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो भाई जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसा लिख देता हूं, बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन। अब यहां पे जो पर्सन लिखा है ना, ये पर्सन का मतलब तुम ये समझना कि ये पर्सन वही है, रियल नॉमिनल पर्सनल वाले जो अकाउंट्स पढ़े थे अपन ने, उसमें एक पर्सनल अकाउंट था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, तीनों पर्सन्स पे ये वाली चीज लगेगी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बर्डन फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, जिसके ऊपर टैक्स लगा उसी को भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं कमा रहा हूं भाई, मैं कमा रहा हूं, मेरे को मंथली एक सैलरी मिलती है। जैसे समझ लो कि मेरी सैलरी, मैं एग्जैक्ट ही बता देता हूं, मेरी सैलरी जैसे है पूरे महीने की 8-8,500 रुपए मिल जाते हैं मेरे को काट पीट के। तो जो 8,500 रुपए पे टैक्स में भर रहा हूं, वो चीज मुझे ही भरनी पड़ेगी। कहने का मतलब, अगर मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है 8,500 रुपए, इस 8,500 रुपए पे मुझे ही टैक्स भरना है। जितना भी टैक्स भरेगा वो मैं भरूंगा, मेरे पापा नहीं भर सकते, मेरी वाइफ नहीं भर सकती, है भी नहीं, पर मेरी वाइफ नहीं भर सकती, मेरी मॉम नहीं भर सकती, मैं ही भरूंगा। अब यार सर, एक हो सकता है कि ऐसा हो कि मेरा कोई बहुत जिगरी दोस्त है और उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है ऑब्वियसली, तो यार आप एक काम करो ना, वो भर देगा आपका टैक्स। ये नहीं हो पाएगा। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, टैक्स मेरे ऊपर लगा है, मुझे ही भरना है, मुझे ही अपनी इनकम से उसको भरना पड़ेगा। ये होता है डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम और वेल्थ टैक्सेस। जिनके नाम पे वेल्थ है उनको ही ये टैक्स देना पड़ेगा, जिसके नाम की इनकम है उसी बंदे को ये टैक्स देना पड़ेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स फिर वो चीज हो जाती है जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं। बर्डन शिफ्ट करने का मतलब, हम मेरे पास समझो कोई चीज ले लेते हैं अपन, ये माउस है अपने पास, ठीक है, ये माउस है, ठीक है, माउस चूहा। अब इस माउस की मैं बात करता हूं, समझो मुझे इस माउस की कीमत है, इस माउस की जो प्राइस है, लेट्स से ये प्राइस है इसकी 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए का माउस है। इस पे जो टैक्स लगा है, इस पे जो टैक्स लगा है, ऐसा मैं मान लेता हूं 100 रुपए का, तो इस पे टैक्स लग गया, ठीक है। 500 रुपए का माउस है, 100 रुपए का टैक्स, टोटल मिला के मैं ये 600 रुपए में खरीद के आया। अब देखो मैंने टैक्स तो भर दिया है ना। अगर मुझे ये टैक्स नहीं भरना तो मैं क्या करूं? अगर मुझे इस माउस पे 100 रुपए टैक्स नहीं भरना, अब सर अभी अभी आपने बोला कि बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। बर्डन शिफ्ट करना मतलब भाई ये 100 रुपए मैं नहीं दूंगा, तो कैसे मैं कर सकता हूं ये चीज? दो तरीके हैं। पहला चीज तो यहां तो ये मैंने माउस खरीदा है, ये मैं किसी को बेच दूं। अगर मैंने ये माउस 600 में खरीदा है, मैं किसी को 800 रुपए में बेच देता हूं, तो इन दैट केस मैंने टैक्स उससे वसूल लिया। समझे मेरी बात को? मैं 600 में खरीद के आया, 800 में उसको बेच दिया, 200 रुपए मैंने अपनी कमाई रखी, है ना। तो इस हिसाब से, क्योंकि मैंने इसकी कॉस्ट मान ली ना 600, तो ये जो 100 रुपए थे मैंने सामने वाले से वसूल कर लिए, ठीक है। यही अपन जीएसटी में देखते हैं, एक बंदा लगाता है फिर दूसरे से वसूल करता है, ठीक है। तो ये 800 रुपए में अगर मैंने किसी को बेच दिया तो मैंने टैक्स वसूल कर लिया। समझे बात को? दूसरी चीज कि यार सर दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने इस पे टैक्स नहीं भरना, कैसे मैं ना भरूं? सिंपल सा है, पता है, मैं इसको खरीदूंगा ही नहीं। अगर मैं इसको खरीदूंगा ही नहीं तो फिर मेरे को टैक्स ही भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका बर्डन आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो? या तो खरीदो ही मत, है ना, तो आपने भरा ही नहीं, फिर जो खरीदेगा वो भरेगा, है ना। और अगर आपने खरीद ही लिया है तो बेच दो, अगर आप बेच दोगे तो भी बर्डन शिफ्ट हो गया किसी और के ऊपर। समझे? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपन ऐसा कर सकते हैं, इनकम्स पे ऐसा नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है। बात समझ में आ गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं इसको हटाता हूं और आपको मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाता हूं कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। तो यार पहले कब पहले 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले की बातें अपन कर रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले ना बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। मैं आपको बता ही देता हूं कौन कौन से। देखो ये सारे टैक्सेस अपने पास लगते थे। एक्साइज ड्यूटी, अब ये बहुत सारे अलग अलग नाम है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारी चीजें सेंट्रल, ये वाले जो भी टैक्सेस थे ना, ये सेंट्रल टैक्सेस थे। सेंट्रल टैक्स मतलब सेंट्रल सरकार को ये सारी चीजें जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाती थी, ठीक है। और दूसरे टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट के थे, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सब स्टेट गवर्नमेंट
के पास जाता था। मतलब पैसा है बेटा, दो गवर्नमेंट्स के पास जा सकता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है, ठीक है, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा तो स्टेट में यूज करेगी, सेंट्रल है तो वो कहीं पे भी अलॉट कर सकते हैं उस पैसे को। तो ये जो ऊपर वाले थे ना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सब सेंट्रल टैक्सेस थे, लगते थे चीजों पे। दूसरी चीजें देखें तो लग्जरी टैक्स, आपने कोई महंगा सामान के जो लग्जरी में आती हैं वो चीजें खरीदी, लग्जरी टैक्स लगता था उस पे। ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, ट्रकों के एंट्री पे, ट्रकों के एग्जिट पे, उनके भाड़े पे ये टैक्सेस लगते थे। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये सारी चीजें पहले लगती थी। क्या क्या होती है कोई जानने की वैसे जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो, है ना, तो बुक माई शो पे आप टिकट बुक करो, उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा एक टैक्स, वो है एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। लॉटरी टैक्स, मैंने बहुत सारा पैसा जीत लिया, वो होता है ना, आपको पता होगा अगर आप केबीसी में कितना क्वेश्चन होता है, 7 करोड़ का शायद, अगर आपने 7 करोड़ का क्वेश्चन सही आंसर किया और आपको 7 करोड़ मिले, तो आपको पता होगा ना ये कि 7 करोड़ नहीं मिलते, टैक्स कट जाता है 30%। मतलब वो तो अलग अलग स्लैब्स हैं, लेकिन 30% का स्लैब समझो कट गया, उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है। तो आपने काम तो किया था 7 करोड़ के लिए, मतलब क्वेश्चन का अमाउंट था 60 करोड़, मिले सिर्फ 4.5 करोड़। वो क्यों हुआ? क्योंकि टैक्स और सेस और ये सारी चीजें कट गई। तो ऐसा सब होता है बेटा। तो लॉटरी के ऊपर जो टैक्सेस लगते थे वो वाले, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब स्टेट टैक्सेस थे। इन पूरा जो आपने भरा ना, अभी 7 करोड़ आपने कमाए, फिर आपने 4.5 ही आपके पास आए, तो बाकी आपने टैक्स भर दिया, ये टैक्स अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था ये पैसा, ठीक है। अब देखो ये तो इतना जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें वहां पे कि सेंट्रल क्या था, स्टेट क्या था, ठीक है। कब तक था सर? 1 जुलाई 2017 तक आपके सामने पैदा हुआ एक चीज। कौन पैदा हुआ सर? जीएसटी पैदा हुआ। 1 जुलाई को बोला कि जीएसटी अप्लाई होगा सारी चीजों पे। क्या होता है जीएसटी, वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो जीएसटी ऐसी चीज है जो गुड्स और सर्विसेज पे, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही है। तो आपके गुड्स यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों पे ये टैक्सेस लगेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स मैंने बताया ना, मूवी देख रहे हैं, वहां पे कोई गुड नहीं है, पॉपकॉर्न खरीदो वो गुड हो गया, वो गुड के ऊपर टैक्स लगा। लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स कहां लगता था? आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में चले गए, आपने मूवी देख ली, इन पे लगने वाले टैक्सेस एंटरटेनमेंट टैक्सेस थे। तो आपने सर्विस खरीदी है, ओके, तो सर्विसेज पे भी ये टैक्स लगते थे। इन्होंने सारी चीजों को, गुड्स और सर्विसेज को एक ही बोरे में बांध के बोला कि उसके ऊपर लगेगा आज से जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत ये स्कीम आई, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब कि भाई एक नेशन में एक ही टैक्स लगाओ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, इन सबको खत्म कर दो और इन सब की जगह पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला दो आप। इतनी बात समझ में आई? अब अपन यहां पे आते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट था लेकिन अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो है जीएसटी। अब ये सर जीएसटी काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना। देखना क्या होता है कि समझो यहाँ पे एक ए है, ए कौन है? एक तरीके का प्रोड्यूसर है, चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, वो बी को बेच रहा है, बी जो है वो कस्टमर को बेच रहा है, बी डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो जीएसटी है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब कि जीएसटी भरेगा कौन? तो सर कस्टमर भरेगा। कौन भरेगा जीएसटी? कस्टमर भरेगा। इसका मतलब सर ए जो था और जो बी था, जो चीजों में डील कर रहे हैं, क्या ये टैक्स नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे। अब कैसे नहीं भरेंगे सर? आपने तो बोला इट इज लीगल कंपलसरी पेमेंट, ये तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन वही तो देखना है कि कैसे वो टैक्स कस्टमर के ऊपर पूरा थोपेंगे ये लोग नहीं देंगे। कैसे? उस चीज को ध्यान से समझना। देखो ए ने कोई चीज किसी से खरीदी, ठीक है, मैं मान लेता हूं, फिर से भाई माउस की बात कर लेते हैं, ठीक है। माउस ए ने खरीदा, ए वॉज अ होलसेलर, ए ने माउस खरीदा 400 रुपए में। कितने रुपए में? 400 रुपए में। सर ये 400 रुपए में, ये मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इस 400 रुपए में 50 रुपए का टैक्स इंक्लूडेड था। ये टैक्स कौन सा था? यही था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब 350 की चीज प्लस, मैं ऐसे लिख दूं क्या, 350 रुपए की चीज थी और 50 रुपए इसने जीएसटी भरा, तो टोटल मिला के 400 रुपए ये बंदा दे के आया। ध्यान से सुनना, कितने रुपए दिए इसने? 400। पर सर इसने तो टैक्स भर दिया, बिल्कुल इसने टैक्स भर दिया ना, ये 50 रुपए। अब ये ध्यान से सुनना, ये 50 रुपए ये बी से वसूल करेगा। कैसे करेगा? ध्यान से समझो। 400 रुपए की चीज जब इसने बी को बेची, तब मैं मान लेता हूं ये इसने बेची 600 रुपए में। कितने रुपए में? 600 रुपए में। अब सर 400 रुपए की चीज 600 रुपए में इसने बेची है, हमको समझ में आ गया कि 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना? हुआ कि नहीं? अब देखो इसने बी से भी टैक्स लिया। कितना टैक्स लिया? मैं मान लेता हूं कि बी से इसने जो टैक्स लिया, मैं मान लेता हूं इसने 540 रुपीज में माउस बेचा, प्लस 60 रुपीज इसने टैक्स ऐड कर दिया।
ठीक है, 60 रुपीज टैक्स ऐड कर दिया जीएसटी के नाम पे। अब ये बेटा परसेंटेज वगैरह में रखता है, इतना टेंशन मत ले, मैं पूरा समझाऊंगा। समझ अभी तो कॉन्सेप्ट समझ कि 540 प्लस 60 600 रुपए सामने वाले से लिए। अब देखो क्या होता है कि ये 60 रुपए जीएसटी इसने लिया है ना, यहां पर ध्यान से देखो 60 रुपए जीएसटी इसने इससे लिया है। इसका लगा कितना था जीएसटी 50 रुपए, सर इसने तो 60 रुपए ले लिया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब ये क्या करेगा, अपने 50 हटा के बाकी 10 रुपए गवर्नमेंट को और भर देगा। ठीक है, मतलब 60 रुपए इसने वसूल कर लिए दूसरे बंदे से। ठीक है, इसने जो टैक्स भरा था उससे ऊपर वाला टैक्स इसने दूसरे से वसूल कर लिया। बात समझ में आई? अब देखो बी को कॉस्ट कितनी पड़ी है, 600 रुपए की पड़ी है ना। अब ये 600 रुपए की चीज कस्टमर को मैं मान लेता हूं 1000 रुपए में देगा। कितने में देगा, 1000 रुपए में इसने कस्टमर को बेच दिया। कस्टमर के लिए बाइफर्केशन देख लेते हैं, तो इसने बोला था भैया देखो 900 रुपए तो आपको दे ही रहा हूं मैं, 100 रुपए इसमें टैक्स मान लेता हूं, विच इज जीएसटी। टैक्स ना लिख के मैं इसको लिखता हूं जीएसटी। कितना मारा इसने, 100 रुपए का। बात को समझना, इसने कितना लिया सामने वाले से टैक्स, 100 रुपए का। ये टैक्स इसमें से ये 60 रुपए काट देगा, क्योंकि ये पहले ही भर के आया है 60 रुपए। 60 रुपए इसको दिए थे, तो ये 60 हटा के 40 रुपए बचे वो गवर्नमेंट को दे देगा। समझे बात को? सप्लाई बेस्ड टैक्स है ये। हर बार जब सप्लाई होंगे गुड्स तब उसको उस पर ये टैक्स लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया। अब अपन अच्छा एग्जांपल लेके और बारीक सी चीज समझ लेते हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है। ध्यान से समझना उस चीज को। ये पूरा समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अब यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूं ना उसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे वही 3 वेंडर्स को ही मैं लेता हूं, एक है ए, एक है बी और ये सी जो है वो एक कस्टमर अपने लिए। ठीक है, अब ध्यान से बस चीजों को समझते जाना। देखो एक होता है परचेज, एक होता है सेल। तो ए ने जब भी माल को बेचा होगा पहले खरीदा होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसका एक परचेज इसने किया। जब ये परचेज करेगा मैं मान लेता हूं उसने 10,000 रुपए का सामान खरीदा। 10,000 रुपए का सामान खरीदा। कितने का खरीदा बेटा, 10,000 रुपए का। इस 10,000 रुपए के ऊपर इसने टैक्स भरा होगा। कौन सा टैक्स सर? तो मैं टैक्स की जगह अगर जीएसटी लिखूं तो चलेगा तुम लोगों को? टैक्स तो भरेंगे ना, इसको अपन जीएसटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसने जीएसटी भरा। कितना जीएसटी भरा? इसके ऊपर इसने 1,000 रुपए का जीएसटी भर के ये बंदा आया है। अब इसने इस 10,000 रुपए की चीजों में से कुछ चीजें इसने बी को बेची, है ना, कुछ चीजें इसने बी को बेची। जब इसने चीजें बेची, जब ए ने बी को चीजें बेची, इस चीज को बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसको सेल्स। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, इसको बोलते हैं सेल्स। कितने की सेल्स करी? मैं मान लेता हूं इसने क्या किया, इसने सेल्स करी कितने रुपए की, 15,000 रुपए में चीजें इसने बेच दी। 15,000 रुपए में इसने चीजें बी को बेच दी और इस 15,000 रुपए के ऊपर फिर से इसने जीएसटी लिया। कितना जीएसटी लिया? मैं मान लेता हूं 1,500 रुपए जीएसटी लिया। ठीक है, बी ने बी को बेचा इससे चीजें और 1,500 रुपए जीएसटी लिया। ध्यान से सुनना, अब ये जो सेल्स है ए के लिए, यही बी के लिए परचेजेस हैं। तो क्यों ना मैं इसी वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूं, बी के लिए मैं लिख देता हूं बी ने परचेज की कितने की चीजें सर, 15,000 रुपए की चीजें, और इस पे ये जीएसटी जो भर के आया है ये है 1,500 रुपए। ये बात समझ में आई? इसके लिए सेल, उसके लिए परचेज, ट्रांजैक्शन वही है, लेकिन मैंने उसकी बुक्स में परचेज के हिसाब से दिखा दिया। इतनी बात समझ में आई ना? अब देखो, अब ये जो इसने परचेज किए 15,000 की चीजें, ये कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं इसने कस्टमर को कितने में बेची, तो कस्टमर को इसने बेची हैं कितने रुपए में। अब इसके लिए ये हो जाएंगी सेल्स, होंगी कि नहीं? बी के लिए ये हो जाएगी सेल। ठीक है, सेल्स कितने की करी, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, थोड़ा सा दूर हो जा भाई। हाँ, इसने करी सेल्स कस्टमर को कितने रुपए की करी, मैं मान लेता हूं इसने 22,000 रुपए में ये चीजें बेच दी, जिसके ऊपर इसने फिर से जीएसटी लिया और ये जीएसटी लिया इसने 2,200 रुपए, 2,200 रुपीज। ठीक है, और कस्टमर के लिए ये चीज फिर से परचेज हो गई। ठीक है, ये सेल करी बी ने इसको, तो कस्टमर के लिए ये चीज फिर से परचेज हो गई। किसके लिए सर? कस्टमर के लिए ये चीज परचेज है। कितने रुपए की सर? 22,000 रुपए की परचेज। ठीक है, उस पे ये बंदा 2,200 रुपए जीएसटी भी भर के आया है। बात समझ में आई? अब आप देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, मैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस को भाग कर देता हूँ। परचेज एक अलग ट्रांजैक्शन है, इसको मैं ब्लू कलर का डब्बा बना देता हूँ। परचेज एक अलग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स है ये सेल्स है, यही इस बंदे के लिए परचेज है। ए के लिए जो सेल है वही बी के लिए परचेज है। वहीं तीसरा कलर उठा लेता हूं कोई सा मैं, ये सेल्स, ये बी की सेल्स है, बी ने सी को बेचा तो ये सी के लिए परचेज है। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आया ना? अलग अलग कलर से समझ में आ रही है चीजें, ध्यान से सुनते चले जाना। अब आएगी इंटरेस्टिंग चीज।
देखो यहां पे क्या होता है, जब आप कोई चीज पे टैक्स भर के आ रहे हो, कोई दुकानदार है जब अपनी दुकान में माल भरता है ना, तो वो टैक्स भर के ही तो माल खरीदता है। तो जो वो भर के आता है, जो वो टैक्स भर के आ रहा है, यानी इस वाले टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये टैक्स इसके लिए होगा इनपुट। क्या होगा? इनपुट टैक्स। या फिर मैं इसको मैं टैक्स की जगह अपना बेटा जीएसटी लिख रहा हूं, तो समझते चले आना, इसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ये बात समझ में आई? जो भर रहा है दैट इज इनपुट जीएसटी, है ना। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ये तो था इनपुट जीएसटी, तो सर जब ये बेच रहा है चीजें, ये वाला टैक्स क्या होगा? ये इसके लिए हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। तो सर क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनपुट जीएसटी परचेज पे लगता है? बिल्कुल, ये कंक्लूजन निकालेंगे और इस चीज को लिख भी देंगे। तो सर मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से देखना, परचेज के ऊपर जो लग रहा है दैट इज इनपुट, परचेज के लिए लग रहा है इनपुट, और सेल्स के ऊपर जो लग रहा है दैट इज आउटपुट जीएसटी। आई बात समझ में? आई चमका, आया समझ? ठीक है, चल और आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब फिर से वही बात कि सर ये इनपुट जीएसटी था इसके लिए, और इसके लिए आउटपुट जीएसटी था 1500 रुपए। ठीक है, ए के लिए ये पूरा कॉलम समझ में आया। अब बी तो परचेज कर रहा है इससे, तो इसके लिए यही वाला 1500 का टैक्स हो जाएगा कौन सा? इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा ये? इनपुट टैक्स, यानी इनपुट जीएसटी। ठीक है, बी के लिए 1500 हुआ इनपुट। सर वही आउटपुट वही इनपुट? हाँ, क्योंकि भाई ये बी अलग अपनी अकाउंटिंग कर रहा है ना भाई, बी तो अलग अकाउंटिंग कर रहा है। ए के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, इसके लिए इनपुट था, ये आउटपुट था। जो इसके परचेज पे लगा वो इनपुट, जो इसके सेल्स पे लगा वो आउटपुट। बी के लिए ये परचेज है, तो जो परचेज पे लगेगा वो इनपुट। बी जो बेच रहा है, ठीक है, इस वाली चीज पे ये जीएसटी होगा आउटपुट जीएसटी। आया समझ आया भाई? बी के हिसाब से इनपुट जीएसटी 1500, बी के हिसाब से आउटपुट जीएसटी 2200। आया समझ? सर कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए अगर कस्टमर फाइनली यूज कर रहा है तो वो जीएसटी भर ही देगा, है ना। और इस वाले जीएसटी को क्या बोलेंगे? सर ये परचेज के ऊपर लग रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? परचेज के ऊपर लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बता भाई, जल्दी बता। देख, परचेज के ऊपर इनपुट जीएसटी, यहां परचेज के ऊपर इनपुट जीएसटी, इसके लिए ये क्या है? ये है इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये भी है इसके लिए इनपुट जीएसटी। समझ में आई बात? अगर ये कस्टमर नहीं होता, ये आगे बेच रहा होता किसी को, तो भी इसके लिए इनपुट हो जाता, और वो जिससे बेचता उससे टैक्स कलेक्ट करता, उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। बात समझ में आई? समझे ना तुम? अब एक बात और चीज सुन लो और अच्छे से समझ लो। क्या होता है कि यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट जीएसटी है ना, इन्हीं का ही खेल है। अब देखो ए के हिसाब से बात करते हैं। सर ए पे आ जाएंगे अपन, ए पे सब पूरा फोकस ए पे रखो आप। ए जो है वो 1500 रुपए, सॉरी 10,000 की चीजें खरीद के आ रहा है, जिसपे 1000 रुपए उसने टैक्स भरा है, और उसने 15,000 में चीजें सेल कर दी और 1500 रुपए टैक्स कलेक्ट किया है। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि ये बंदा आगे वाले बंदे से टैक्स कलेक्ट करता है, तो सर इसने भरा तो 1000 रुपए, लेकिन जब इसके पास टैक्स आया तो ये तो 1500 आ गया। बिल्कुल, क्यों आया? क्योंकि अब ये 1500 रुपए में से क्या करेगा? सर हम बोल रहे हैं कि ए टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि टैक्स तो कस्टमर को भरना है, तो ए को तो टैक्स नहीं भरना था, नहीं भरेगा। कैसे? 1500 रुपए टैक्स के नाम पे लिया ना, उसमें से 1000 रुपए काट लेगा अपने, बोलेगा भाई ये मैं टैक्स भर चुका। तो ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरेगा? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए टैक्स। ए कितना भरेगा? सिर्फ 500 रुपए गवर्नमेंट को। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का अमाउंट है वो मैं यहां पे लिखता हूं। गवर्नमेंट को ए कितना देगा? तो सिर्फ 500 देगा। गवर्नमेंट को बी कितना देगा? सर गवर्नमेंट को बी देगा 2200 रुपए से कस्टमर से लिए हैं, और 1500 रुपए इसने दिए हैं, खुद ही दे के आया था इसको, है ना। तो ये 1500 रुपए तो इसको दे के आया था, तो ये 1500 तो वसूल कर लिए इसने सामने वाले से। बचा कितना? सर बचा 700, तो ये 700 गवर्नमेंट को पे करेगा। ध्यान से सुनते चले ना भाई, मजेदार आने वाली ये चीज। 700 रुपए ये पे करेगा। सर कस्टमर ने तो पूरा पे ही कर दिया, 2200 रुपए जीएसटी। अब क्या? इसने किसी से लिया ही नहीं, तो अगर इसने किसी से लिया ही नहीं तो यही फाइनल, मतलब इसने टैक्स पे कर दिया। अब ये किसी को बेच ही नहीं रहा है चीजें, तो ये टैक्स की कहानी खत्म हो गई यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये बेचता तो फिर से लेता सामने वाले से, लेकिन ये बर्डन तो इस पे शिफ्ट हो गया ना। अब इसने टैक्स भर दिया, इसने टोटल चीजें 22,000 प्लस 2200 यानी 24,200 में इसने चीजें खरीदी। ये बोलेगा कि मेरे पास 24,200 की चीजें पड़ी हैं। ये जो भी चीज खरीद के आया बोलेगा उसका कॉस्ट है 24,200। समझे? एक और चीज, जब ए था, ए से पहले भी तो कोई होगा ना बंदा, ए से पहले भी कोई बंदा होगा। हमारे पास वो जो ए से पहले वाला बंदा है उसका पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने 1000 रुपए वसूल किए होंगे।
सर आपको कैसे पता 1000 रुपए वसूल किए होंगे? क्योंकि भाई ये 1000 रुपए भर के आया ना सामने वाले को, 1000 रुपए भर के आया है, तो सामने वाले का मैं मान लेता हूं 0 रुपीज उसका खुद का प्रोडक्शन था, तो उस पर तो कोई टैक्स आया नहीं, सिर्फ उसके पास आउटपुट जीएसटी था, मतलब इसके लिए इनपुट उसके लिए आउटपुट, तो उसके पास 1000 रुपए उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया बंदे से। ए ने किसी से खरीदा है माल, है ना, 10,000 रुपए का, और उसको 1,000 रुपए टैक्स भी पे करके आया है, यानी 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपए दे के आया है सामने वाले को, और सामने वाले ने घर से ही निकाली थी वो चीज, ये माउस उसने घर पे ही बनाया था, ऐसा मैं मान लेता हूं, जो भी चीज थी वो घर पे ही बनाई थी, तो कोई टैक्स तो भरा नहीं, है ना, डायरेक्टली 1,000 कलेक्ट कर लिया, तो सामने वाले के पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट जीएसटी है, कितना, 1,000 रुपए का, तो वो जो टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को वो 1,000 रुपए होगा, यानी सर उसने 1,000 रुपए भरे होंगे, उसने 1,000 रुपए भरे होंगे पहले वाले ने, ए ने भरा 500 रुपए, बी ने भरा 700 रुपए, इन सबका समअप करो कितना होता है, इन सबको समअप करो, 1,000 प्लस 500 1500 प्लस 700 कितना, 2,200 रुपए, 2,200, और ये पूरा का पूरा टैक्स फाइनली कौन भर रहा है, कस्टमर। समझे बात को? तो ये जीएसटी का मस्त सा खेल कि 2,200 रुपए पूरा का पूरा कस्टमर से आपने ले लिया, अलग 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 हिस्सों में करके। आई बात समझ में? समझ में आया कि नहीं? तुम हो सकता है इस पॉइंट में कंफ्यूज हुए हो, यहां वाला जो मैंने बोला, क्योंकि इससे पहले वाला बंदा ही नहीं लिया मैंने, इससे पहले वाला बंदा ले लो रोहित, मैं, ठीक है, मैंने इससे ये 1,000 रुपए लिए होंगे, मैंने इससे लिया होगा, मैंने सेल किया होगा ये, और ये मेरे पास आया होगा, तो मेरे लिए ये आउटपुट जीएसटी था, मेरे लिए आउटपुट जीएसटी था 1,000 रुपए का, ये 1,000 रुपए मैंने गवर्नमेंट को भर दिए, मेरा 0 रुपीज टैक्स लगा था, मैंने घर पे ही बनाई थी चीज और मैंने ए को बेची थी, तो 1,000 रुपए पूरा पूरा मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, मैंने गवर्नमेंट को 1,000 पे किया, ए ने किया 500, बी ने किया 700, टोटल मिला के हुआ 2,200, और ये 2,200 के 2,200 हमने कस्टमर से ले लिए। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन टैक्स, के बीच में किसी ने भी टैक्स नहीं भरा, सीधा सीधा कस्टमर ने आके ये टैक्स भर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो तुम कमेंट में पूछ लेना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो आगे बढ़े फिर, ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, ये तो हो गया स्लाइड, नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास, मीनिंग आ गया, एक बार देख लेते हैं कि जीएसटी का मीनिंग क्या है। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला सर? क्योंकि मैंने आपको बताया ना इतने सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, सबका मिक्सचर है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान देना गुड्स और सर्विसेज पे ही लगता है, बाय द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब ये रजिस्ट्रेशन अपन पढ़ते हैं, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, वही टैक्स का इनपुट आउटपुट, ये वाली जो चीज अपन ने देखी वो कर सकते हैं। जीएसटी इज टर्म्ड एज इनपुट जीएसटी एंड जीएसटी कलेक्टेड एज आउटपुट जीएसटी। इस चीज को ध्यान देना, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। अभी आपने जब यहाँ पे आऊँ मैं, ये देखो इसी वाली स्लाइड पे, परचेज जब इसने किया तो इनपुट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जब परचेज किया तो क्या लगता है, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या है आपके लिए? जब आप परचेज कर रहे हो कोई चीज, ये बी जो है खरीद के आया है चीज है किसी से, है ना, और ये टैक्स भर के आया है, तो ये टैक्स तो आगे वाले से वसूलेगा, ये इसका खर्चा तो हुआ नहीं। तो सर ऐसा तो नहीं है कि परचेज 15,000 का प्लस 1,500 कॉस्ट बढ़ गई, नहीं, 1,500 तो सामने वाले से ले रहा है, ये 2,200 ले रहा है ना, मतलब 1,500 अपने वाले तो ले रहा है, 700 और भी ले रहा है। तो कहने का मतलब ये जो है ये खर्चा तो कर नहीं रहा, तो ये क्या होगा इसके लिए, ये पैसा ये फ्यूचर में जाके इससे वसूल कर लेगा, तो ये वाली चीज इसके लिए हुई एसेट। सर एसेट क्यों हुई सर? परचेज को, इस चीज को आप एसेट क्यों बोल रहे हो? सर देखो ध्यान से सुनना भाई, जो परचेज पे इनपुट लग रहा है ना उसको अपन एसेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनपुट हमने दे दिया है लेकिन हम फ्यूचर में किसी से वसूल करेंगे। तो ऐसा ही होता है ना प्रीपेड एक्सपेंस, कि हम पहले ही दे देते हैं और फिर सर्विसेज बाद में लेते हैं, तो वैसे ही ये प्रीपेड एसेट है मेरे लिए, प्रीपेड एक्सपेंस है कि ये मुझे लेना है सामने वाले से, ठीक है। आउटपुट क्या है? ये आउटपुट क्या है? तो सर आउटपुट तो सर आपके लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये 2,200 आपने लिए हैं, लेकिन टैक्स तुम कौन होते हो भाई? टैक्स लेने वाले, गवर्नमेंट लेती है ना टैक्स, तो तुमने क्यों लिया इससे? क्योंकि सर मैंने लिया है और मैं कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे दूंगा। अच्छा, मतलब तू मीडिएटर का काम कर रहा है, एक दुकानदार, कि वो किसी से ले रहा है टैक्स और गवर्नमेंट को देगा, तो मतलब ये बीच में जो बंदा है ये इसकी लाइबिलिटी है कि किसी और को देना, इसका नहीं है ये पैसा। यही बात है कि मेरा पैसा नहीं है यार, मैंने तो टैक्स लिया है और ये मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो अगर मेरे पास वो पैसा रखा हुआ है तो मेरी लाइबिलिटी है ना, मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो आउटपुट जीएसटी जो है ये मेरी लाइबिलिटी होती है। समझ में आई बात? तो आउटपुट जो भी है वो मेरी लाइबिलिटी है, मैंने किसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैंने अपने पास रखा है ये पैसा, है ना। और ये जो इनपुट जीएसटी है वो मेरा एसेट है, क्योंकि इसका बेनिफिट मैं आगे वाले से लूंगा फ्यूचर में, जब भी मैं सेल करूंगा। आई बात समझ?
ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। जीएसटी पेड इज इनपुट जीएसटी, जो हम परचेज पे करके आए हैं, जो हम परचेज करने के टाइम पे करके आए हैं, इस चीज को बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। और ये जो इनपुट जीएसटी है हमारे लिए, ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि हम ये कस्टमर से वसूल करेंगे। वहीं जब अपन सेल्स करते हैं, यहां पे लिखा ही है इनपुट, सॉरी, जीएसटी पेड इज टर्म्ड एज इनपुट एंड जीएसटी कलेक्टेड एज आउटपुट जीएसटी। तो जब हम सेल्स करेंगे तो कलेक्ट करेंगे हम टैक्स को, कलेक्ट करेंगे जीएसटी को, और उसका नाम देंगे हम आउटपुट जीएसटी। हम जिस टैक्स को कलेक्ट करेंगे इसका नाम देंगे आउटपुट जीएसटी, और ये आउटपुट जीएसटी मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा हूं कस्टमर से, लेकिन आउटपुट जीएसटी मुझे फाइनली गवर्नमेंट को देना है। आई बात समझ में? तो परचेस एसेट, परचेस पे जो लग रहा है इनपुट जीएसटी वो एसेट, सेल्स पे जो आउटपुट जीएसटी लग रहा है वो मेरी लाइबिलिटी। भाई ये ना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 2-3 बार रिपीट कर चुका, तुझे लग रहा होगा फालतू बस बोले जा रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को समझ ले। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन अ स्पेसिफिक मैनर। अब वो एक रूल्स होते हैं सेट ऑफ के, बहुत सारे स्कूल में सेट ऑफ के रूल्स नहीं बताए जाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी ध्यान से सुनना और मुझे बताना ये चीज़, ये जो सेट ऑफ के रूल्स है ना, ये बहुत सारे स्कूल्स में नहीं करवाए गए होंगे। तो इनकेस अगर तुम्हें चाहिए कि जीएसटी का सेट ऑफ भी बताओ, तो मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, और मैं बना दूंगा, मैं आज ही बना दूंगा। अगर कमेंट्स आए ना मेरे को अच्छे खासे कि हाँ सर आप जीएसटी का बता दो हमें सेट ऑफ, मैं सेट ऑफ का वीडियो अलग बना दूंगा। इस वाले वीडियो में मैं सेट ऑफ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके रूल्स अलग हैं, फालतू वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको सेट ऑफ चाहिए तो आप भाई कमेंट कर देना मुझे कि सर हमारे स्कूल में सेट ऑफ भी पढ़ाया गया है कि इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ कैसे करते हैं। अगर आपको वो चाहिए मैं बना दूंगा भाई, बना दूंगा वीडियो, बस बता देना मुझे कि बनाना है, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना आ गया। इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। सेट ऑफ का मतलब होता है कि मैंने बोला था ना ये यार रुक जा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। ये जो चीज़ मैंने की ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेट ऑफ, कि भाई मैंने 1500 भरे थे और 2200 कलेक्ट किए, 700 और भरने, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं सेट ऑफ करना। तो ये सेट ऑफ मैं बता दूंगा कैसे होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बता देना, नहीं तो स्कूल्स में सेट ऑफ किसी में नहीं करवाते यूजुअली। चलिए ये समझ में आया आपको? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का हो सकता है, ये टॉपिक वहां पे आ सकता है 3 मार्क्स के टेक्स्ट में। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को समझना। बहुत सिंपल से मैंने बता ही दिए हैं बहुत बार चलते चलते, अभी फिर भी बता रहा हूँ। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया बहुत सारे वही एंटरटेनमेंट टैक्स, अपना ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, मतलब कैरिएज का टैक्स, पता नहीं किस सारी चीज़ों पे टैक्स लगाते रहते हैं ये, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सबको मिला के अपने पास जीएसटी आया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, बिकॉज इस पर बहुत सारे टैक्सेस आ गए, समा गए। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्यों बनाया गया जीएसटी? ताकि यूनिफॉर्म रेट्स रहें। बेटा क्या होता था ना, देख अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स की बात करूं, तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स हर जगह पे अलग होता था। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में अलग टैक्स, ठीक है, उसके बाद मुंबई है तो मुंबई में अलग टैक्स। अब अगर कोई थोड़ा सा पिछड़ा हुआ, कोई अगर देखा जाए कोई और स्टेट है, कोई भी पिछड़ा हुआ हो सकता है, मैं नाम लिखूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप तो कोई भी स्टेट मान लो, ठीक है, तो उस स्टेट में फिर टैक्स अलग रहता था। जैसे दिल्ली में अगर वो 20% लगा रहे हैं समझो एंटरटेनमेंट टैक्स, मुंबई में 22% है, वो उस पर्टिकुलर किसी रीजन का मैं बता रहा हूँ, वहां पे सिर्फ 10% एंटरटेनमेंट टैक्स है, टिकट सस्ती हैं वहां पे, ठीक है। वो अरे मैं तो स्टेट का बता रहा हूँ, ये तो सिटी के हिसाब से भी डिफर करता था, तो हर किसी पे अलग अलग टैक्स चलता था। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं चलेगा भाई, आप करो यूनिफॉर्म जीएसटी, सारे रेट यूनिफॉर्म कर दो कि ये फलाना रेट है और इस वाली चीज पे इतना टैक्स लगेगा, खत्म बात। नेसेसिटीज 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब वो भले कहीं पे भी बिके, वो दिल्ली में बिके, मुंबई में बिके, पटना में बिके, कहीं पे भी बिके, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। समझे बात को, ये चीज। उसके बाद अपन आते हैं इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। तो मैंने आपको बताया जब भी कोई बंदा सप्लाई कर रहा था उस पर टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था। 10,000 की चीज 15 में बेची तो 15 पे कैलकुलेट होगा, 15 की चीज 22 में बेची तो 22 पे कैलकुलेट होगा। जब आप सप्लाई कर रहे हो चीजों का, वहां पे उस पर टैक्स लग रहा है। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी हर बार जो फाइनल बंदा कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन मतलब क्या है, डेस्टिनेशन क्या, फाइनल डेस्टिनेशन चल रहा है क्या? फाइनल डेस्टिनेशन देखिए तुमने, देखो देखना, अच्छी मूवी है,
बिल्कुल, फिर आप ऐसे लोडेड ट्रक के पीछे नहीं चलोगे कभी भी। हम जब भी जाते हैं ना ऐसे ट्रिप्स पे, तो ऐसे याद आ जाता है, कभी भी आप जाओगे एक लॉन्ग ट्रिप्स पे तो यूजुअली आपको वैसा वाला ट्रक दिख ही जाएगा जो फाइनल डेस्टिनेशन में था, और हम अक्सर उसके पीछे चलते हैं और पास वाला हमको यही बोलता है, क्यों भाई तूने फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देखी क्या? क्योंकि मैं अभी एक ट्रिप पे गया था और सेम वो चीज़ हुई कि वही ट्रक चल रहा था एंड आई वाज ड्राइविंग, तो पास वाला मेरे को बोलता है भाई तूने फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देखी क्या? मैंने देखी तो है, पर वही मैं इमेजिन कर रहा था कैसे आखिर ये लकड़ी के लॉग्स लग सकते हैं इंसान को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम निकल गए चुपचाप भाई, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पे थे अपन। डेस्टिनेशन का मतलब है कि फाइनल कंजम्पशन जिसने किया, फाइनल कंजम्पशन जिसने किया वो इस चीज का टैक्स का पूरा भार उठाएगा। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? फाइनल कंजम्पशन कौन करता है? तो फाइनल कंजम्पशन हो सकता है दुकानदारी कर ले, वो घर पे लेके चला जाए गुड्स, है ना, कस्टमर ने खरीदा है, जो भी फाइनल कर रहा है यार। मतलब मैं दुकानदार हूं, मैं एसी बेचता हूं, एसी एयर कंडीशनर्स, और एक एसी उठा के मैंने अपने ही घर में लगा दिया, तो उसका आउटपुट जीएसटी नहीं होगा ना, आउटपुट जीएसटी है ही नहीं, तो सिर्फ इनपुट है, मैंने टैक्स भरा। समझे बात को? जो फाइनली यूज करेगा वही भरेगा। अगर मैं आगे बेच रहा हूं तब तो आउटपुट आएगा ना, आउटपुट जीएसटी आएगा ही नहीं तो जिसने यूज कर लिया और आगे नहीं बेचा वो डेस्टिनेशन उसका, यानी फाइनल कंजम्पशन जिसने किया उसके ऊपर ये टैक्स लग जाएगा। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट बट अ एसेट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो इनपुट है, कहां गया करूंगा पीछे स्लाइड, ले भाई, बार बार इस स्लाइड पे आना पड़ेगा अपने को। ये जो इनपुट था ना, ये कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा है, ये नहीं बोल रहा है भाई परचेसेस 15,000 के थे तो 1500 और ऐड कर लो, 16,500 का परचेज, नहीं, ये बोल रहा है कि ये आपका एसेट है। आप जब आगे इस चीज को बेचोगे ना, आप जब आगे बेचोगे तो भाई 1500 वसूल कर लेना आगे वाले से, ठीक है? तो कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहा है ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आपका एसेट है, आपने पे कर दिया, आगे वाले से ले लेना। क्योंकि अगर ये बंदा बेचेगा ही नहीं तो 1500 उसको ही भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर इसने आगे बेच दिया तो सामने वाले से कलेक्ट करेगा। समझे बात को? तो यही वाली चीज इन्होंने यहां पे बोली है कि जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट बट अ एसेट। तो वो एसेट है, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं बढ़ रही है आपकी, आपका एसेट है। कौन सा एसेट है? तो सर ये प्रीपेड एसेट है, प्रीपेड एसेट है आपके लिए, प्रीपेड एसेट है, डेबिट साइड आएगा, आपको इसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा जब आप चीज को सेल कर लोगे। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट अ लाइबिलिटी। जीएसटी जो आप सामने वाले से ले रहे हो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, वो आपका टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं पूरा रख दिया आपने 2200 रुपए लेके, नहीं भाई, वो आपके लिए एक तरीके की लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? किसको देना है? लाइबिलिटी है भाई गवर्नमेंट को देना है। आपको अपना पैसा हटा के, जो आप अपना भर के आए हो इनपुट में, उसको हटा के जो बचा हुआ है वो आपको गवर्नमेंट को देना है, इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी है। ये बात समझ में आई? ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से इस चीज को देख लेना। अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली चीज पे, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जीएसटी का। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो सर, यहां तक देख लिया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और यार तुम्हें एक मैं चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। हम जिन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं ना, कि हम यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ जीएसटी पढ़ रहे हैं कि जीएसटी अकेला नहीं है। जीएसटी में 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स? सबसे पहला कैसे लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताता हूँ। तो कैटेगरीज ऑफ जीएसटी में यहाँ पे 3 चीजें हमारे पास आती हैं, 1 2 और यहाँ पे ये 3, ठीक है? सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला आता है सी ये अच्छा है यार, बोलो कुछ और लिखे कुछ और, हाथ और दिमाग का ही कॉम्बिनेशन नहीं है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है हमारे पास एसजीएसटी, और तीसरी चीज है हमारे पास आईजीएसटी। क्या क्या होता है ये? देखो, जीएसटी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी इज सेंट्रल, सीजीएसटी इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? एसजीएसटी क्या हो जाता है? तो एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरी चीज है आईजीएसटी विच इज इंटीग्रेटेड, दोनों को प्लस कर दिया अगर तो आईजीएसटी आता है एक तरीके से। दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझे?
बात को समझे, 3 है हमारे पास, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और तीसरा है हमारे पास आईजीएसटी। अब इनमें क्या डिफरेंस है और हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज पे अपन ध्यान देते हैं। तो देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, पहले तो ये समझ लो कि एसजीएसटी जाता कहाँ है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और अपने ही स्टेट में ये पैसा वो गवर्नमेंट यूज करेगी, ठीक है। सेंट्रल जो है, सेंट्रल जीएसटी जो है सीजीएसटी, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से इसको कहीं पे भी देश में अप्लाई कर सकती है। बजट चैप्टर आप पढ़ोगे, जब आप शायद 12th में जाओगे तब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट, वहां पे आपको समझ में आएगा कि हम अलग अलग करते ही क्यों हैं इनको। ऐसे तो पूरा तो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को दे दो, लेकिन ऐसा पूरा गवर्नमेंट को एक साथ एक बल्क में नहीं दिया जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बजट है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग बजट है, अलग अलग पैसा उनके पास जाता है। ये तो बात हुई समझने वाली। सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते कहाँ हैं? तो बेटा ये दोनों चीजें लगती हैं जब आप माल को गलत बोल दिया देख फिर से, इंट्रा स्टेट में आप बेचते हो। इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट आप जब बेचते हो माल को, तब आप उस पे इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाते हो। आईजीएसटी कहां लगता है? तो सर ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में लगता है, इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में। ये भी लिख दूं, बिटवीन टू स्टेट्स लिख देता हूं, बिटवीन टू स्टेट्स। इसका मतलब आप यहां से माल किसी और स्टेट में बेच रहे हो, किसी और में मतलब यहां से, मतलब ऐसा मैं मान लेता हूं कि समझो मैं अगर यहां पे बैठा हूं, कहां, मध्य प्रदेश में, मान लो बीच में बैठे हैं अपन, मध्य प्रदेश में बैठे हैं अपन, और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही बेच रहा हूं मैं माल। जैसे एमपी में मान लेते हैं, एमपी बहुत बड़ा है ना, एमपी में रायसेन एक जिला है, ठीक है, रायसेन से भोपाल उसके पास पड़ता है, तो रायसेन में रहता हूं मैं और मैं भोपाल में माल बेच रहा हूं, ठीक है, रायसेन में रहता हूं, भोपाल में माल बेच रहा हूं, इसको बोलेंगे क्या? ये है हमारे पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, एक ही स्टेट के अंदर वाली चीजें। रायसेन में रह के भोपाल में बेच रहा हूं, भोपाल में रह के इंदौर में बेच रहा हूं, ठीक है। ये वाली चीजें कौन सी हैं? ये इंट्रा स्टेट हैं, स्टेट के अंदर अंदर। स्टेट के बाहर क्या होती हैं फिर? तो सर जैसे समझो इंदौर में कोई बंदा बैठा है, इंदौर से दिल्ली माल बेच रहा है, तो दिल्ली अलग स्टेट में फॉल कर रहा है भाई, ये अब मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है इंदौर में, है ना, तो दो स्टेट्स जहां इन्वॉल्व हो गई वहां पे आईजीएसटी लगेगा। आई बात समझ? दो स्टेट्स हैं तो आईजीएसटी, सिंगल स्टेट के अंदर है अगर तो फिर वो वहां पे लगेगा इंट्रा स्टेट। ये अब आप मुझे एक बात बताओ, इंट्रा स्टेट में मैंने बोला सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगते हैं, ये बात तो समझ में आ गई ना आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा मुंबई में रहता है और वहां से पुणे माल बेच रहा है, मुंबई रहता है और पुणे में माल को अपने सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, वहां पे उसको क्या भरना पड़ेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी? पहले तो ये बात समझ लो, सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में ही लगते हैं, अलग नहीं लगता, सिर्फ एसजीएसटी नहीं लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे अगर विद इन स्टेट बेच रहा है तो, और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन है। तो समझे आप बात को? आप मुझे बताओ, मुंबई में रह के पुणे में अगर बेच रहा है तो फिर क्या होगा? ठीक है, इस चीज को आप मुझे जल्दी कमेंट्स में बताओ। अगर मुंबई में रह रहा है बंदा, पुणे में बेच रहा है, क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? ध्यान से सोच समझ के बताना, या फिर दोनों लगेंगे या तीनों लगेंगे, आप बताओ मुझे, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो ये था आपके पास, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भाई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब अपन कैटेगरीज पे वापस आते हैं, ध्यान से समझते जाना। जीएसटी ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स, सबसे पहला सेंट्रल सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट वाला, और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। ये अपना जो किस पे लगता है? ये दोनों लगते हैं अपने पास। कहां पे लिखूं, लिखा ही हुआ है पर, बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी आर लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। मैं यहां पे बस इतना मार्क कर लेता हूं भाई, विद इन द स्टेट है तो दो टैक्सेस लगेंगे, ये दोनों, ठीक है। विद इन ना लिख के मैं इसको लिख देता हूं, ये वर्ड याद कर दो भाई, इंट्रा स्टेट, दो चीज है, इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में अगर है तो इंटर स्टेट यानी आईजीएसटी वहां पे लगेगा। इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आउटसाइड द स्टेट यानी इंटर स्टेट, तो ये इंटर स्टेट में लगेंगे भाई, ये लगेगा इंट्रा स्टेट। ये वाली चीजें आप यहाँ पे अच्छे से इस चीज को याद कर दो, ठीक है। बढ़े आगे, अब अपन आते हैं रजिस्ट्रेशन पे, कि रजिस्ट्रेशन किसको कराना रहता है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के ऊपर बताता हूं, याद हो गया कि नहीं?
इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में अगर हो रहा है IGST लगेगा, ठीक है। अगर विद इन द स्टेट हो रहा है, स्टेट के अंदर ही माल सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, अगर स्टेट के अंदर ही हैं दोनों, जैसे भोपाल इंदौर, अगर दोनों एक ही स्टेट के अंदर हैं तो खत्म, मुंबई पुणे का तो तुम बताओगे, ठीक है। ऐसे ही जहां पे भी, जैसे अहमदाबाद और सूरत एक ही जगह पे, एक ही गुजरात के अंदर ही है दोनों, अहमदाबाद से माल सूरत भेज दिया, क्या लगेगा? SGST CGST दोनों लगेगा। समझे बात को? आप मुझे बताओ बाकी जो कमेंट में बोला है। रजिस्ट्रेशन अंडर GST किसको कराना पड़ता है? तो यहां पे आप मेरी बात को समझना, दो तरीके के रीजन इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। आपका बिजनेस इन हिली एरिया है, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस किसी नॉन हिली एरिया पे है, ठीक है। ये बात आप समझ लो, या तो आपका बिजनेस हिली एरिया में है या फिर नॉन हिली एरिया में है, वहां पे ये दोनों चीजें होती हैं। अगर हिली एरियाज में आपका बिजनेस है तो क्या होगा, नॉन में है तो क्या होगा, नॉन की पहले बात कर लेते हैं। अगर आपका नॉन हिली एरिया में, जहां पे मोस्टली इंडिया में नॉन हिली एरियाज हैं, अगर नॉन हिली एरिया में आपका बिजनेस है तो आप दो तरीके से डील कर रहे होगे, या तो आप इंटर स्टेट या तो आप इंट्रा स्टेट कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले एक फैक्टफुल बात बता देता हूं, अगर कोई भी बिजनेस वो हिली एरिया में हो या नहीं हो, अगर हिली एरिया में हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बंदा, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, अगर इंटर स्टेट सेल्स कर रहा है, इंटर स्टेट सेल ऑफ क्या, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज का सेल कर रहा है, ध्यान से सुनना, इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में अगर वो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है तो ये कंपलसरी है उसको कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए। ये बात तो समझ में आई तुम्हें कि भैया इंटर स्टेट कर रहा है, दो स्टेट्स के बीच में अगर वो धंधा कर रहा है अपना, तो भैया उसका रजिस्ट्रेशन GST के अंदर कंपलसरी है, आपको कंपलसरीली GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो। ये बात तो समझ में आई, ये आ गई ना, तो फिर मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, चल ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ये बात तो लागू होती है कि इंटर स्टेट है तो सबको कराना पड़ेगा। बात आती है इंट्रा स्टेट की, स्टेट के अंदर ही अगर है तो क्या आपके मापदंड हैं जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो या तो आप डील कर रहे हो गुड्स में, या तो डील कर रहे हो आप सर्विसेज में, ठीक है। बंदा गुड्स बेच सकता है या तो सर्विसेज बेच सकता है। तो अगर वो गुड्स बेच रहा है, अगर वो गुड्स बेच रहा है और नॉन हिली एरिया में बेच रहा है तो 40 लाख से ऊपर अगर इसका टर्नओवर है तो GST करवाना पड़ेगा इसको रजिस्ट्रेशन। अगर वो सर्विसेज बेच रहा है और 20 लाख से ऊपर का उसका टर्नओवर है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात आई कि नहीं आई समझ में, मेरे को बताओ। नॉन हिली एरिया में, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूं, नॉन हिली एरिया एंड हिली एरिया। अगर आपका बिजनेस नॉन हिली एरिया के अंदर है और आप गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर्विसेज में डील कर रहे हैं और 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आई बात समझ। वहीं नॉन हिली एरियाज की बात करूं, नॉन हिली एरियाज में भी एक बिजनेस है, मैं मान लेता हूं वो भी अगर गुड्स में डील कर रहा है या फिर सर्विसेज में डील कर रहा है। अगर वो गुड्स में डील कर रहा है और उसका जो टर्नओवर है 20 लाख प्लस है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर्विसेज में डील कर रहा है और 10 लाख प्लस है इसका टर्नओवर तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। चाहिए रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है? तो भैया दो हैं, या तो वो बंदा हिली एरिया में या तो वो नॉन हिली एरिया में। अगर हिली एरियाज में है तो गुड्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर वो गुड्स बेच रहा है तो 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर्विसेज बेच रहा है 10 लाख से ऊपर टर्नओवर में, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नॉन हिली एरियाज की अगर बात करूं, गुड्स बेच रहा है कोई नॉन हिली एरिया में, 40 लाख से ऊपर टर्नओवर है साल का, भैया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर्विसेज 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है साल भर का, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर GST। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन क्या है सर, क्यों बोल रहे हो आपके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? तो भाई रजिस्टर करवाएगा तब तो टैक्स भरेगा। अनरजिस्टर्ड अगर कोई बंदा है, अ पर्सन हु इज अ बिजनेस और अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, वो यार इनपुट और आउटपुट का ये जो सेट ऑफ का बेनिफिट ले ही नहीं सकता। समझे बात को? तो वो बहुत छोटा व्यापारी माना जाता है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो GST का रजिस्ट्रेशन करवाए। अच्छा सर, कोई वॉलेंट्रीली करवाना चाहे तो? भैया अगर वॉलेंट्रीली करवाना चाहते हो,
अगर वॉलेंट्री करवाना चाहते हो तो आप करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही। वॉलेंट्री अगर आप जीएसटी करना चाहते हो तो अच्छी बात है यार, गवर्नमेंट के लिए क्यों मना करेगी। वॉलेंट्री मतलब मैं बहुत छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ ऐसा, सर्विस प्रोवाइडर ही हूँ, समझो मैं टीचर हूँ भाई, समझो क्या मैं हूँ टीचर, है ना, और मेरी पगार मैंने आपको बताई 8,500 रुपए। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ जीएसटी में तो करवा सकता हूँ। हाँ भाई मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं करवा सकता हूँ। अगर मेरा खुद का इंस्टीट्यूट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मेरी तो सैलरी है भाई, मैं क्यों कराऊंगा, समझे बात को। तो इट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फिर मैं टैक्स वॉलेंट्रीली तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, किसको कब करवाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार देख भी लेते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी इफ बिजनेस इन नॉन हिली एरियाज, ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ सेल्स विद इन द स्टेट, यानी वही इंट्रा स्टेट अगर आप कर रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर, एंड वही अगर आप इंट्रा स्टेट में सर्विसेज को बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं तो 40 से ऊपर, सर्विसेज को बेच रहे हैं तो 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर होना चाहिए। नॉन हिली एरियाज में अगर गुड्स का इंट्रा स्टेट सेल 20 लाख से ऊपर है, सर्विसेज का इंट्रा स्टेट एक साल में 10 लाख से ऊपर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। द बिजनेस हैज इंटर स्टेट टर्नओवर, इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में। इट शुड बी नोटेड दैट नो लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंटर स्टेट टर्नओवर, दस रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ देयर इज इंटर स्टेट टर्नओवर और ऑफ इवन अ सिंगल रुपी। एक से दूसरी स्टेट में बेच रहे हो तो भाई आपको करवाना ही पड़ेगा। अब इतना अपन ने देख लिया, यहाँ पे अपन एक और चीज देख लेते हैं कि सर रेट्स क्या हैं। अब अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो सब पे अलग अलग टैक्स रेट्स लगते हैं। जैसे कोई चीज बहुत बेसिक है, जीएसटी रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बेसिक नेसेसिटीज हैं तो उन पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स लगता है। नॉर्मली जो चीज़ें हैं उन पे 5% टैक्स लगता है, ठीक है, 5% टैक्स, 12% टैक्स, नॉर्मल चीज़ें जो आप लेते हो। अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाहती, ठीक है, आपके मोस्टली जो आइटम्स आते हैं उन पे 18% टैक्स भी लगता है, मतलब जो भी थोड़ा सा लग्जरी पार्ट में चलेगा 18% टैक्स। कुछ चीजें हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे फूड तो भाई आपकी नेसेसिटी हो गया, उस पर 0% 5% के टैक्सेस लगाए। लेकिन कुछ चीजें जो जरूरत नहीं, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, छोटी गोल्ड अगर आप लेते हो उस पर 28% तक का टैक्स है। छोटी गोल्ड यानी सिगरेट्स वगैरह अगर आप लेते हो, लिकर्स ले रहे हो, 28% टैक्स है, प्लस और भी चार्जेस इन पे लग जाते हैं, तभी ये चीजें महंगी हैं। क्यों करना है ऐसा, क्यों ज्यादा महंगा रेट लगाना है भाई? जब महंगी हो जाएगी चीज तो लोग कम अफोर्ड कर पाएंगे, कम बिकेंगी। सरकार यही चाहती है कि ये चीजें महंगी हैं तो लोग ना खरीदें। लोगों को तो अब वो रेट ही ऐसा लगता है कि हाँ यार इतने की ही आती है, ऐसा नहीं है भाई, वो चीज़ बहुत सस्ती है, आपको टैक्स लगा के महंगे में मिल रही है, इसीलिए क्या, ताकि आप कम कंजम्पशन करो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो भी हैं अल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे आपका 28% तक का टैक्स रेट लगता है। ये रेट्स हैं टैक्सेस के अलग अलग हर कहीं, लेकिन सेम है इंडिया में। चीज़ों पे ये वाली चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें हैं उन पे यही टैक्स रेट्स लगेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा और कोई रेट नहीं होगा। रेट यही है, इनमें से ही कोई ना कोई एक, हर किसी का एक ग्रुप डिवाइडेड है कि कितनी चीज़ों पे 18% लगना है, किस चीज़ पे 12 लगना है, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी, उस पर अपने को ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं अपन, अब देखते हैं आगे और क्या था। रिवर्स चार्ज। देखो रिवर्स चार्ज जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ क्या है कि अगर समझो, ऐसा समझ लो कि नेक्स्ट टॉपर्स है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपर्स है, नेक्स्ट टॉपर्स एक कंपनी है। अब इसने नेक्स्ट टॉपर्स ने किसी ऑडिटर को बुलाया। ऑडिटर कौन होता है? जो बुक के अकाउंट चेक करता है, ठीक है, देखता है कि सही है कि नहीं है। ऑडिटर को बुलाया और इन्होंने इसको कुछ फीस दी, है ना। अब ये जो ऑडिटर था ये रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी में, ठीक है, ये नॉन रजिस्टर्ड बंदा था, ये रजिस्टर्ड नहीं था जीएसटी में, इसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा क्योंकि वो कमाता ही नहीं है इतना। भाई वो अगर मान लेते कि प्लेन एरिया में रह रहा है, हिली एरिया में नहीं रह रहा, और उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो इन दैट केस इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। लेकिन नेक्स्ट टॉपर्स तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है, इसका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है गुड्स का, सर्विसेज अगर देखें तो 20 लाख से ऊपर है। नेक्स्ट टॉपर्स का जो रेवेन्यू है, मतलब जो टर्नओवर है, वो भाई क्रॉस कर रहा है जीएसटी की लिमिट को, तो नेक्स्ट टॉपर्स एक तरीके से रजिस्टर्ड हो गया, किसमें? जीएसटी में। नेक्स्ट टॉपर रजिस्टर्ड है, लेकिन जिससे सर्विस ले रहा है वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। इन दैट केस भाई नेक्स्ट टॉपर इसको कभी ना कभी पैसे देगा, ठीक है, फीस देगा। फीस तो मैं ऐसा मान लेता हूं, समझो इसकी फीस थी 10,000 रुपए। कितनी थी?
10,000 रुपए, लेकिन नेक्स्ट टॉपर्स इसके ऊपर भी टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब सर नेक्स्ट टॉपर्स क्यों टैक्स पे करेगा, ये तो रजिस्टर्ड नहीं था। नेक्स्ट टॉपर्स पे करेगा, कितना करेगा, मान लेते हैं 1,000 रुपए इसने टैक्स पे किया। 1,000 रुपए जो नेक्स्ट टॉपर्स ने पे किया, टोटल मिला के नेक्स्ट टॉपर्स दिखाएगा कि भैया 11,000 रुपए का खर्चा हो गया है। ये 1,000 रुपए किसको देगा, तो ये 1,000 रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा। नेक्स्ट टॉपर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को 1,000 रुपए देगा। कैसे देगा, तो ये इसको इनपुट टैक्स मानेगा, इनपुट टैक्स मानेगा, और इनपुट टैक्सेस की लाइबिलिटी हो जाती है नेक्स्ट टॉपर्स की, तो इनपुट टैक्सेस को भरना पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ भी हो जाएगा, लेकिन भरना तो पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाता है कि जो बंदे रजिस्टर्ड नहीं भी है ना, लेकिन उनको अगर पेमेंट्स जा रही हैं तो आप तो टैक्स भर दो। तो सर ऐसे में तो सर नेक्स्ट टॉपर्स को नुकसान है, नेक्स्ट टॉपर्स भरता ही नहीं पैसे। भाई वो 10,000 रुपए दे के बंदे को सुलटा देता है ना, 1,000 रुपए टैक्स क्यों भरा, तो भाई इसलिए भरा क्योंकि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है ना। देख ये 1,000 रुपए इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स यानी इसका प्रीपेड एसेट, प्रीपेड यानी एक तरीके का एक एसेट हो गया। अब मैंने बोला ये एसेट है, तो इसको ये क्या करेगा, देख सिंपल सी बात है, किसी बच्चे से फीस लेगा नेक्स्ट टॉपर्स, बच्चे से फीस ली तो उसमें तो जीएसटी इंक्लूडेड है ना भाई। आप जो फीस जब आप ऐप पे जाते हो परचेज करते हो कोर्स, समझो आपने मैं ऐसा रैंडम बता देता हूँ, आपने 50,000 रुपए का कोर्स परचेज किया, इतने हैं नहीं महंगे, 50,000 का आपने कोर्स परचेज किया, तो उसके ऊपर ना वो 50,000 रुपए जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ होता है। यानी नेक्स्ट टॉपर्स को मिलते हैं 40,000 रुपए और 10,000 रुपए हो जाता है टैक्स, समझे। तो 10,000 रुपए टैक्स समझ नेक्स्ट टॉपर्स ने बच्चे से लिया, 1,000 रुपए उसमें से एडजस्ट कर देगा, बोलेगा कि ये तो मैं पहले ही पे कर चुका, तो 9,000 रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि 1,000 पहले ही दे चुका होगा जब ऑडिटर की फीस दी थी, समझे। तो ऐसे जो बंदा है उसको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है वहां से जब वो कलेक्ट करता है तो। लेकिन क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया इन दैट केस, है ना, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड बंदे को आपने पेमेंट किया तो उसके ऊपर भी टैक्स बन रहा है, वो आप दे दोगे। ठीक है, आपने दे दिया, आप उसका बेनिफिट आगे जाके ले लेना, क्योंकि ये आपका एक एसेट है। जब आपकी लाइबिलिटी बनेगी उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा ये, समझे। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सेट ऑफ वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, अगर टीचर्स पूछ रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं सेट ऑफ के लिए नेक्स्ट वीडियो जस्ट बना दूंगा। अगर मेरे को मतलब कमेंट्स आ गए, मतलब उतने आए कि हाँ भाई वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, आप मुझे बता देना, समझे। ये है रिवर्स चार्ज। Reverse charge means that GST is not charged by the seller but is paid by the purchaser. In this case seller कौन था, ये आपका ऑडिटर। ऑडिटर ने अपनी सर्विसेज बेची ना भाई, ऑडिटर अपनी सर्विस बेच रहा है, बट इज पेड बाय परचेजर। परचेजर कौन था यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपर्स। भरा किसने, नेक्स्ट टॉपर्स ने भर दिया ये पैसा। गुड्स एंड सर्विसेज और इन द गवर्नमेंट अकाउंट इज पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट को पे करेगा नेक्स्ट टॉपर। ठीक है, जो ये टैक्स टॉपर पे करेगा इट इज क्लेम्ड बाय परचेजर एज इनपुट जीएसटी। ये जो था ये 1,000 रुपए जो नेक्स्ट टॉपर्स ने पे किया है, परचेसर ने पे किया है, ये इनपुट टैक्स कहलाएगा इस बंदे के लिए। समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं। ये भैया इस परचेजर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। कहने का मतलब जब इसने ऑडिटर को फीस दी होगी ना, इसने एंट्री क्या करी होगी वो समझ लो, तो उससे इजी हो जाएगा। ऑडिटर के लिए इसने एंट्री करी होगी, देखो गया तो इसके पास से टू कैश, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑडिट फी, तो इसने ऑडिट फी दी बंदे को। ऑडिट फी अकाउंट डेबिट जब करेगा ना, तो इसमें ये 1,000 ही लिखेगा, 10,000 लिखेगा, 10,000 रुपए बंदे को दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देगा इनपुट टैक्स, इनपुट, अरे भाई इनपुट टैक्स, कितना इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट, तो 1,000 रुपए इनपुट टैक्स, और टोटल कैश जो इसके यहाँ से गया वो होगा 11,000। ठीक है, टोटल गया 11,000। 11,000 कहाँ गया, 10,000 तो इस बंदे को दे दिए, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को पे किए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके ये इनपुट टैक्स एक तरीके का डेबिट में है, तो एसेट बन जाएगा बंदे के लिए। समझे बात को भाई, इससे एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि एंट्री वेंट्री करवाने को नहीं आएगी, लेकिन आ जरूर जाएगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को भी समझा दिया आपको। तो ये होता है रिवर्स चार्ज। गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सब्जेक्टेड टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज आर, अगर आप किसी ऐसे बंदे से खरीदते हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, परचेसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, आप तो गुड्स खरीद रहे हो है ना किसी से, लेकिन वो बंदा ही रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस आप टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे दोगे, है ना, आपको सामने वाले से, सामने वाला आपसे पैसे नहीं ले रहा है, मतलब आप ही डायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। सिमिलरली पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर, लॉयर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब लॉयर का टर्नओवर कम है जो भी है, इन दैट केस भी आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दोगे। पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया आप कर रहे हो, तब पेमेंट ऑफ यूज ऑफ
कॉपीराइट, जब आप कॉपीराइट को कर रहे हो, एंड भाई यहाँ तो लॉयर लिखा हुआ है, लॉयर, टीचर, ये वो जिसका भी जो भी है टर्नओवर कम है और रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, उसके बेसिस पे आप ही पे कर दोगे इस टैक्स को। तो हालांकि आपका खर्चा उस टाइम तो बढ़ जाएगा कि आपको 10,000 देने थे पर आपने 11,000 दिए हैं, लेकिन ये 1,000 का बेनिफिट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है क्या है? एक तरीके का वाउचर है जो आप रिडीम कर सकते हो सिर्फ आउटपुट क्रेडिट के साथ। आउटपुट आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। यार देख, मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहाँ पे समझाऊं यार, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है क्या? चल ये देख आउटपुट जीएसटी जो है ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। आउटपुट जो है ना, आउटपुट जीएसटी, ये मेरी लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्यों है? मेरे को गवर्नमेंट खड़ी है ये लेने के लिए, गवर्नमेंट को मुझे ये देना है। समझो कितना देना है? 10,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, मुझे 10,000 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं। और वहीं मेरे पास कुछ इनपुट जीएसटी पड़ा है। इनपुट जीएसटी क्या था? यही ऑडिटर को मैंने दे दिया था, 10,000 की जगह 11,000 का खर्चा मेरा, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को दिया ना मैंने पहले, तो ये मेरा इनपुट जीएसटी है। ठीक है, ये इनपुट जीएसटी मैं बोल रहा हूं मेरे लिए एसेट है। एसेट है तो क्या, अभी गवर्नमेंट को 10,000 देने थे ना भाई, लाइबिलिटी 10,000 की थी, तो उसमें से 1,000 रुपए काट देगा। ये कौन सा है? ये इनपुट जीएसटी काटा है तूने, है ना। और गवर्नमेंट को अभी कितना देना है? सिर्फ 9,000 रुपए। फिर समझे? तो आपकी लाइबिलिटी कम कर देता है ये जो इनपुट जीएसटी आप भरते हो ना, ये लाइबिलिटी आपकी कम कर देता है। आपको गवर्नमेंट को 10,000 देने ही थे, अब आप सिर्फ 9,000 रुपए दोगे, तो इससे गवर्नमेंट का बेनिफिट हो गया ना 1,000 रुपए का यहाँ पे ही पहले ही। समझे बात को? तो ये 1,000 रुपए का गवर्नमेंट का बेनिफिट हो गया, और आपको भी बेनिफिट, आपको कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको बेनिफिट है, लेकिन नेक्स्ट ऑफिस को कोई नुकसान ही नहीं है। जब उसका आउटपुट की लाइबिलिटी बनेगी तब वो लाइबिलिटी अपने आप से कम हो जाएगी एसेट से। समझ में आया? तो रिवर्स चार्ज भाई थोड़ा सा ऐसा है, वो थोड़ा सा घूमी हुई चीज है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि एक आध मार्क्स का क्वेश्चन अगर बना तो बनेगा। रिवर्स चार्ज भी देख लिया आपने, अब अपन आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली भाई क्वेश्चंस पे बढ़े। अब थोड़ा देखें जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे होती है। यहाँ पे अपन जर्नल पे आ जाते हैं, मस्त तरीके से करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, चलो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रुद्र ट्रेडर्स अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई चीजें आए, आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश आया तो आप उसके अंदर की जो सिटीज हैं, अगर अंदर का अंदर ही हो रहा है, अंदर का अंदर मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाने हैं। ठीक है, और अगर वो इंटर स्टेट हो रहा है, दो स्टेट्स के बीच में हो रहा है, तो आपको आईजीएसटी लगाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए क्वेश्चन में वो स्टेट्स भी देंगे। जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आएगा स्टेट आएगा ही। बोला है अज्यूम सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी भी 9%। ठीक है, आपको सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% लगाना है और अपने को एंट्रीज करनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको रटने के लिए रटता कौन है भाई, रटना नहीं है, याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी बेटा तेरे पास परचेज आएगा ना, जब भी तेरे पास परचेज आएगा तो इसके साथ एक चीज चिपक जाती है। कौन सी? इनपुट। परचेज के साथ ही, जहां परचेज जाएगा इनपुट इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, वहीं जब सेल आ जाएगी, जब आप सेल्स करोगे तो इसके साथ आउटपुट चिपक जाता है। सेल्स को बोलते हैं आउटपुट, तो आउटपुट जीएसटी इसके साथ चिपक जाता है, परचेज के साथ इनपुट चिपक जाता है। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई ना भाई, इतना सा समझ में आ गया, एंट्रीज बहुत ही मक्खन मलाई की तरह हो जाएंगी, बहुत ही इजी हो जाएंगी। परचेज के साथ इनपुट जीएसटी चिपक जाता है, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी। समझ में आया? अभी तो उसको बिल्कुल ध्यान से समझ ले। परचेज के साथ सर ने बोला इनपुट चिपक जाएगा, सेल के साथ आउटपुट चिपक जाएगा। ठीक है भाई, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा बता रहा हूँ कि टेक्निकली तेरे को समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मैं तो बिल्कुल फॉर्मूले और इन सबके साथ ही, रूल्स के साथ ही बताऊंगा, नहीं हटा रहा हूँ। चल पढ़ा रहे तेरे लिए, तेरे को दिखता रहेगा। अब देखो, परचेज गुड्स 5 लाख फ्रॉम टाटा इंडस्ट्रीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सर 5 लाख की चीज़ आपने खरीदी है, 5 लाख आपका कॉस्ट है। ठीक है, आपने इस पे ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है सर? ट्रेड डिस्काउंट 10% है। 10 है 20 है? 20% है। 20% ऑफ 5 लाख इज 1 लाख। ये हटा दो तो मतलब आपको बुक्स में कितना लिखना है? 4 लाख की आपको सेल आपने करी है। सेल करी, परचेज करा है, परचेज करा है, परचेज करा है भाई। तो 4 लाख के परचेज की आपको एंट्री करनी है। अब देख, सिंपल जनरल एंट्री की बात करता हूं। सिंपल जर्नल एंट्री में परचेसेस कैसे करते हैं? परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हो आप। अब यहां पे मैं वही लिखूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
सिंपल वही एंट्री, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा मैंने। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पर मैंने बोला परचेस के साथ इनपुट भी चिपक जाएगा, तो जब परचेसेस पे आप दोगे तो इट इज इनपुट, इनपुट दोनों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेट लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं इनपुट CGST भी लगाऊंगा और इनपुट SGST भी लगाऊंगा, इनपुट SGST। ठीक है, दोनों अकाउंट्स डेबिट होंगे क्योंकि परचेज के साथ आ रहे हैं, जहां परचेज जाएगा ये भी आ जाएंगे। ठीक है, अमाउंट्स कितने आएंगे वो अपन देख लेते हैं। अमाउंट कितना आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट, आपने 4 लाख का परचेज किया, ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 लाख आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बना दूँ दो, ये ले भाई, यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, 4 लाख का आपका परचेज हो गया। आप कैश पे दोगे, कैश कितना देगा, टैक्स मिला के ही अपन पैसा देते हैं। इनपुट CGST इज 9%, SGST भी 9%, तो 9% ऑफ 4 लाख कितना होता है, 4 9 36, यानी 36,000 रुपए आपने टैक्स भरा है इस पे CGST, 36,000 रुपए ही आपने इस पे टैक्स भरा है, कौन सा, SGST। तो टोटल कितना हो गया, 0 0 0 6 6 12 1 7 4,72,000। तो आपका टोटल कैश जो जाएगा दैट वुड बी 4,72,000। फिर से लिख दूं अच्छे से, 4,72,000। ठीक है, समझ में आया, ये है एंट्री, सिंपल यार। बस देखो क्या करना है, इनपुट और आउटपुट, सॉरी इनपुट CGST, इनपुट SGST भी परचेज में ऐड कर देना है, इतना सा ध्यान देना है भाई। हो गई पहली एंट्री, समझ में आई बात। दूसरी करें, चलो दूसरी देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू वर्मा फॉर 3,20,000। नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या होती है, सब सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वही। और मैंने बोला सेल्स के साथ आउटपुट चिपक जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, सेल्स लिखोगे, इसके साथ आउटपुट भी चिपक जाएगा, तो टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, दोनों आप यहां पे पे करोगे। ठीक है, कितना कितना पे करेंगे सर, ये भी बता दो। तो देखते हैं भाई, सेल्स कितने के हो रहे हैं, 3,20,000 रुपए के। तो ये हटा दूं थोड़ा सा, हट भाई हट, बच्चे को याद हो गया। सेल्स है 3,20,000 रुपए के, सर ये 3,20,000 मैंने सेल्स में लिख दिए। अब सेल्स के ऊपर कितना 9% लगाना है आउटपुट CGST, तो 3,20,000 रुपए का 9% कितना होता है, देखो ऐसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट 10% निकालो और फिर 1% माइनस कर दो, 32,000, ये होगा 10%, इसमें से 3,200 कर दे माइनस। ठीक है, 1% माइनस कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 0 0 2 1 10 8, यहाँ पे 31 में से 3 गया 28। ये थोड़ा सा इजी रहेगा, बाकी तेरे को कैलकुलेशन करना है तो वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 28,800 जो है वो मेरा आउटपुट CGST बना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28,800 मेरा आउटपुट CGST, और आउटपुट SGST ये भी 28,800 क्योंकि 9% ही है। समझ में आया, सबको प्लस करो और कैश अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 0 8,816 1 8,816 1 17 1, और ये हो गए 617, और ये हो जाएगा 3,77,600। यार ये पूरा बाहर क्यों आ जाता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 3,77,600। ठीक है, ये हो गया अपना, समझ में आई बात। ऐसे सिंपल एंट्रीज हैं यार, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। नरेशन वगैरह जरूर लिखना, आपको आता है नरेशन लिखना। बीइंग गुड्स परचेज्ड एट इतना इतना CGST, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 9% CGST एंड 9% SGST, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 9% CGST एंड 9% SGST, बस यही लिखना है। समझे बात को, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो फिर अपन यार आगे बढ़े। चलो एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है गलती से, तो उसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, ये देखो गुड्स सोल्ड टू वर्मा फॉर 3 लाख, तो वर्मा है ना भाई, उसे कैश दिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्मा ब्रोस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी उससे लेने हैं मुझे 3,77,600 लेने हैं। समझ में आइए, देख लो भाई, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पे इसी यहीं पे रिसीव फ्रॉम वर्मा ब्रोस अ चेक फॉर 2 लाख ऑन अकाउंट। मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब वर्मा भाई हमें पेमेंट देने वाले हैं, तो मैं उसकी पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। क्या है भाई पेमेंट की एंट्री, चलो ये सब तो हटा दिया। चलो अब क्या है, वर्मा से अपने को पैसा मिला 2 लाख रुपए ऑन अकाउंट, चेक इज सेंड टू बैंक, मतलब बैंक में आ गया 15 अप्रैल 2024। रिसीव्ड फ्रॉम वर्मा ब्रोस, रिसीव्ड है और बैंक में भेजा है चेक उसका डायरेक्ट। ठीक है, वैसे तो अपन चेक इन हैंड लिखते, लेकिन अभी क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्टली बैंक, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में भेज दिया है। तो यहां पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्मा ब्रोस, टू वर्मा ब्रोस।
ठीक है, वर्मा ब्रोस से मैंने चेक ले लिया, कितना 2 लाख का। सर इसमें जीएसटी नहीं आया, अरे आ गया ना भाई, जीएसटी पहले ही सेल्स में आ गया था, तो बार बार थोड़ी ना उसको लिखेंगे अपन, हो गया खत्म, समझे, एंट्री आ गई समझ में, हर कहीं जीएसटी नहीं आता भाई। इसके बाद आता है 18 अप्रैल का ट्रांजेक्शन, वो भी देख लेते हैं। 18/4/24 परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो आपके बैंक से पैसा गया है, ठीक है सर। फर्नीचर परचेज करेंगे तो मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का आया फर्नीचर, मैं जैसे कर रहा हूं ना, आप ध्यान देना बस, फर्नीचर कितने का आया सर 50,000 रुपए का, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में अपने को सीजीएसटी और एसजीएसटी भी देने हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि फर्नीचर डेबिट हुआ है ना। अब फर्नीचर के साथ ही, फर्नीचर के साथ मैंने परचेज के साथ जैसे बताया ना इनपुट चिपक जाता है, फर्नीचर के साथ भी चिपक जाएगा, क्यों, क्योंकि सर वो भी तो पे करके आए हो ना आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, लेकिन ये टैक्स भी तो पे करें ना आपने, तो यहाँ पे आप लिखोगे बिल्कुल, किस चीज को लिखोगे, अच्छा ये आउटपुट है इनपुट, आउटपुट है इनपुट, ये है इनपुट, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और दूसरा आपने यहाँ पे किया होगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये दोनों चीजें आपने पे की, और टोटल पैसा आपने कैसे दिया था, मेड बाय चेक, तो टू बैंक आप ये पैसा दोगे, कितना आएगा 50,000 पे आपको लगाना है भाई 9%, तो 5 9 45, 4500 ये एंड 4500 एसजीएसटी भी, टोटल पैसा कितना दोगे, तो ये हो जाएगा 9,000 यानी 59,000 आप टोटल पैसा दोगे। समझ में आई बात, सिंपल था ये, इसका अब ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर अपन डायरेक्टली, उसी क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट है, क्या है कि भैया अप्रैल 20 को फिर से हो रहा है एडवर्टीजमेंट चार्जेस, ठीक है सर, 20 अप्रैल 2025 एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, तो सर ये भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब सर खर्चा किया है आपने तो पे करके आए होगे टैक्स, जो पे करते हैं उसको लिखूंगा मैं इनपुट टैक्स, क्योंकि मैं पे करके आया हूँ, मेरा एसेट है, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट, अरे इनपुट टैक्स लिख दिया, इनपुट सीजीएसटी लिखना चाहिए था, फिर से लिखेंगे, हाँ बस क्या बात है यार, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों आप पे करोगे, अकाउंट्स डेबिट टू, कैसे पैसा दिया है, बैंक से दिया है क्या, हाँ भाई टू बैंक, चलिए कितना दिया आपने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपए के, तो सर यहां पे आ जाएंगे आपके 20,000, ठीक है, 20,000 के बाद इनपुट सीजीएसटी कितना लगेगा 9%, तो 2 9 1800, यहां पे भी 1800, टोटल मिलाओ 3600, 23600, ये हो गई आपकी एंट्री। समझ में आई बात, चलो भाई ये भी हो गया 20,000, 1800 रुपए मैंने पे कर दिए। सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख एंड रिसीव्ड अ चेक फॉर द सेम, चेक इज सेंट टू बैंक। अभी आप ये है अपना बैंक का ट्रांजेक्शन, डायरेक्टली सेल किया और बैंक में पैसा मेरे पास आ गया, ठीक है सर। दूसरी कब हो रही है 22 अप्रैल को, 22/4/25 सेल्स की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख, सोल्ड की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब यहाँ पे बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वैसा ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपने सेल्स किया, सेल्स के ऊपर जो आप लगाते हो उसको बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट में पहले लगाओगे सीजीएसटी और दूसरा आउटपुट में लगाओगे आप क्या एसजीएसटी, तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगे। सेल्स अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। कितना आया सर, सेल कितने का था, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख, तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख का सेल्स 1 लाख का हुआ, 9% यानी आउटपुट सीजीएसटी कितना 9,000 और दूसरा आउटपुट एसजीएसटी भी 9,000, टोटल पैसा कितना आया सर, तो 1 लाख प्लस 9 9 18 यानी 1,18,000 रुपए आपके पास आए। आई बात समझ में, ये हो गई एंट्री। अब अपन बीच में एक लाइन मार के यहीं पे दूसरी भी कर देता हूं मैं, चलिए दूसरी एंट्रीज भी देख लेते हैं। उसके बाद कौन सी है अपने पास है 25 अप्रैल की, 25/4 इतना ही लिखता हूं मैं, कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश, आपको कमीशन मिल रहा है, जब भी मिलता है कमीशन तो क्या करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, वही अपन यहाँ पे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन कमीशन जो है
उसके साथ आपके पास क्या आएगा, क्योंकि ये इनकम है ना, आपके पास ये कमीशन है, जैसे सेल्स के साथ आपका आउटपुट चिपक जा रहा है, सेल जब जा रही है तो आउटपुट एक लाइबिलिटी चिपक जा रही है ना, तो ये भी आपकी इनकम है, इसके साथ भी एक लाइबिलिटी चिपक जाएगी जिसको बोलेंगे आउटपुट। तो आउटपुट क्या भाई, तो आउटपुट पहले CGST और टू आउटपुट SGST, ये दोनों भी अपन इस पे दे देंगे। कितना कितना आ रहा है सर, कमीशन कितने की थी, कमीशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड इन कैश। ओके, तो 10,000 की कमीशन है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10,000, इस पे 9% आउटपुट CGST तो 900 ये, और आउटपुट SGST भी 900, ठीक है, 1800, टोटल आया आपके पास 1800 ये और 10,000 यानी 11,800, ये आपके पास टोटल कमीशन आ गई। समझ में आई। लास्ट एंट्री भी देख लेते हैं, आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट GST। अब मैं वही बोल रहा था, ये है सेट ऑफ, ये वाली कौन सी चीज है, ये है सेट ऑफ की एंट्री। अब आपको अगर आता है स्कूल में तो आप बताना, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बता देना कमेंट्स में, तो मैं सेट ऑफ के लिए बना दूंगा, नहीं तो मैं अभी इस चीज को फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े भाई। हाँ तो भाई ये तो था थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, अब अपन आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वो भी अपन कर लेते हैं, तो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमने अभी तक पेन नहीं उठाया है, कर नहीं रहे हो साथ में, तो भाई कर लेना यार, क्या जा रहा है, चल अभी भी ढूंढ ले आसपास कोई पेपर पड़ा होगा, पेन रखी होगी, उठा और करके देख, पहले करके देख और फिर मैच करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, करना तू कर भाई, रुक जा रहा हूँ, तू कर साथ में। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्लू अर्जुन ऑफ केरला, फिर से आई स्टेट पे आपको खासा ध्यान देना है, केरला, अज्यूमिंग CGST 9%, SGST भी 9%। बेटा याद रखना केरला है और इस परचेज गुड्स फ्रॉम मुत्तुस्वामी तमिलनाडु, केरला। अच्छा चलो अब आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें पहले तो मैं यही बता देता हूँ, अपन थोड़ा ईजी कर देते हैं इसको। ईजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले देख लेते हैं कि कहाँ IGST लगेगा और कहाँ CGST SGST दोनों लगेंगे। आपको पता है कि इंट्रा यानी खुद ही अगर स्टेट में कर दिया तो CGST SGST दोनों लगते हैं, लेकिन अगर इंटर सेल्स की मतलब इंटर स्टेट में आपने सेल्स करी है, दो स्टेट्स के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ IGST लगता है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन कहाँ कहाँ IGST लग रहा है, कहाँ कहाँ CGST SGST लग रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम तीना फ्रॉम मुत्तुस्वामी ऑफ चेन्नई, ये बंदा कहाँ का है, ये केरला का है, तमिलनाडु से परचेज कर रहा है, तो ये दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, तमिलनाडु अलग केरला अलग, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, IGST, तो पहली वाली चीज में तो आपका लग रहा है IGST, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम घनश्याम, क्या है, जगन्नाथ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, गजानन ऑफ केरला, ठीक है, केरला वाले से परचेज करी है, खुद भी केरला, क्या हो गया, CGST प्लस SGST दोनों, ठीक है सर। थर्ड देख लेते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू नायडू ऑफ हैदराबाद, ये भी तेलंगाना में बेच दी इसने, अलग स्टेट हो गई केरला से, एट अ प्रॉफिट जो भी अलग स्टेट में बेच दिया है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, IGST आएगा, इस पे IGST लगेगा। IGST कितना लगेगा सर, यहाँ पे तो CGST SGST दिए, IGST तो पता नहीं है, तो भाई जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो IGST इज 18%, IGST इंटीग्रेटेड है, सच में समेशन ही है दोनों का, तो ये दोनों तो 9% और IGST जहाँ पे भी लग रहा है दैट इज 18% लगाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स एट कोट्टायम केरला, फिर से केरला, ये भी केरला, तो केरला CGST SGST दोनों, CGST और SGST दोनों, ठीक है। अब अपन करें, इससे तो इजी हो गया, बस अपने को अब एंट्रीज करनी है, अपन करते चले जाते हैं। सबसे पहला, परचेज गुड्स फॉर 3 लाख फ्रॉम मुत्तुस्वामी ऑफ चेन्नई। अब ये मुत्तुस्वामी से खरीदी है और कहीं पे भी कैश नहीं लिखा हुआ है, पहली बात तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और IGST मुझे इस पे लगाना है। तो मेरी सिंपल सी एंट्री परचेज की क्या रहती है, पहली एंट्री यानी 1 मार्च, डेट्स भी लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं 1 मार्च। एंट्री क्या रहेगी, परचेज गुड्स 3 लाख, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, पेन थोड़ा छोटा ना करें अपन, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस के साथ चिपक जाता है, क्या चिपक जाता है, तो सर यहाँ तो IGST है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है तो अपने पास वो इनपुट ही ना, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, कैश तो दिया नहीं है, नाम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है उसका नाम, मुत्तुस्वामी से अपन ने लिए हैं गुड्स 3 लाख रुपए के, तो परचेसेस में तो सर आ जाएगा 3 लाख,
ठीक है। IGST कितना लगाना है 18%, तो 18% ऑफ 3 लाख कैसे निकालोगे 3 इंटू 18, 18 36, 36 36 प्लस 18 54, तो 54,000 ये आपका आ गया इनपुट, और टोटल मिला के कितना बनता है, तो ये 3,54,000 बनता है सर। हो गई एंट्री, 3,54,000 आपने परचेस में दिए, मुत्तु स्वामी को देने हैं मुझे। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गजानन ऑफ एर्नाकुलम केरला। ठीक है भाई, गजानन से अपन ने लिए, फिर से वही क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेजेस का ही है, पर CGST SGST वाला है क्योंकि विद इन द स्टेट है। ये भी कर लेते हैं। डेट क्या है 3 तारीख को है, तो 3 मार्च। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, फिर से परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे दोनों चीजें लगेंगी, CGST और SGST दोनों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इट इज इनपुट CGST अकाउंट और दूसरा इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, 2 में क्या आ जाएगा, किससे खरीदी है हमने, परचेज गुड्स फ्रॉम गजानन, तो 2 गजानन, अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि नाम के आगे अकाउंट नहीं आता। ठीक है, 2 गजानन लिख दिया। कितने के परचेजेस हैं सर, 50,000 रुपए के परचेजेस हैं, यहाँ पे आप लिख दो 50,000, 50,000। 50,000 के पास इनपुट CGST कितना है 9%, तो 50,000 का 5 9 45, 5 9 4500। ठीक है, इनपुट भी आ जाएगा 4500, टोटल 5,000 प्लस 9,000, तो ये आ जाएगा 59,000। आई भाई, समझ में आ रही है एंट्री? इजी लग रहा है थोड़ा सा या कठिन लग रहा है, बता दो, क्योंकि जो भी लग रहा है करना तो पड़ेगा ना। चलो, आई होप इजी लग रहा होगा यार, थोड़ा सा इजी ही है। अब आती है चीजें, अब थोड़ा सा ध्यान देके चलना, वर्किंग नोट्स भी बना देंगे अपन, सारी चीजों के साथ चलेंगे क्योंकि अपने पास प्रॉफिट के कैलकुलेशंस है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000, कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू ऑफ हैदराबाद तेलंगाना। अब ये हैदराबाद वाला है और ये केरला में, तो IGST तो लगेगा। पहले तो अपन कॉस्ट निकाल लें। 80,000 की चीजें हैं एट प्रॉफिट ऑफ 25%। सर 80,000 का 25% यानी 1/4 कितना होता है, तो 80,000 का 1/4 होता है 20,000। 1/4 तो समझते हो ना, 1/4। 25% 80,000 का होता है 20,000, यानी इसने कितने में बेची है, 80,000 रुपए की तो चीज ही थी, प्लस अगर इसमें कर दूं तो 20,000 रुपए और। क्यों, क्योंकि इट इज 25% ऑफ 80,000। ठीक है, 80,000 का 25%, ये मैंने ऐड किया। 1 लाख की सेल है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25 ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो सर 10% TD माइनस कर दो आप, तो 10% TD माइनस करने के बाद आ जाएगा मेरे पास 10,000 और माइनस कर दिए, आंसर आया 90,000। मेरे को एंट्री किससे करनी है, 90,000 से। समझ में आई बात, वर्किंग नोट समझ आया। अब अपन एंट्री पे आते हैं। सोल्ड गुड्स सर किस दिन हो रही है, 10 मार्च को, 10 मार्च। ठीक है, 10/3 में समझ रहे हो ना, मार्च को 3 लिख रहा हूं बार बार, 10/3। अब क्या है, सेल्स की एंट्री है, तो सेल्स की एंट्री क्या होती है सर, कैश पे है क्या, पहले तो ये देख लो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग टू नायडू ऑफ हैदराबाद एट अ कॉस्ट लेट, नहीं नाम दिया हुआ है और कैश नहीं दिया हुआ है, तो ये भी क्रेडिट। तो नायडू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं कर दूंगा नायडू डेबिट, अकाउंट नहीं लिखते हैं, नायडू को करेंगे डेबिट, 2 में लिखेंगे सेल्स, और सेल्स के साथ मेरे को लिखना है IGST 18%, तो 2 आउटपुट IGST, आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, नायडू को सेल करी है आपने, मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ ही लिखता हूं अमाउंट। ठीक है, बाहर वर्किंग नोट है ना, तो 3 सेल कितने की थी, सेल कितने की थी, 90,000 की हमने निकाल रखा है, 90,000 की सेल। इस पे आउटपुट IGST कितना लगेगा, 18% ऑफ 9,000। देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको जैसा समझ में आया वैसे। तो 18 इंटू 2 कर दो, सॉरी 18 इंटू 9 कर दो, वैसे करके निकाल सकते हो। एक कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी मैं बता देता हूं। 90,000 लिखा है, अब आपको इसका 8 कितना परसेंट निकाला, 18%, तो आप इसका 20% निकालो पहले। कितना होता है 20%, 9 9 18, 18,000 रुपये आया। इसमें से 2% माइनस कर दो। आपको वैसे मैं बोल रहा हूं, आपको ज्यादा लग रहा होगा, करोगे तो इजी लगेगा। 18,000 रुपये आया, 18,000 है 20%, आपको 18 चाहिए, तो 2% माइनस कर दो। 2% यानी कितना हुआ इसका, ये 2 0 छुपा दिए मैंने, क्या तो छुपाएं, ये 2 0 छुपा दिए, तो 900 इंटू 2 1800, आप इसमें से माइनस कर दो। 1800 अपन ने कर दिया माइनस, बचा कितना, 8 को काट के 7, ये 2, 7 में से 1 6, 16200, इतना आएगा डिस्काउंट।
जब आप ऐसे करने लगोगे ना कैलकुलेशंस थोड़े इजी हो जाएंगे, इंस्टेड आप मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस इजी रहता है। चलो एनीवे 16200 अपने पास आ गया। 16200 का आउटपुट आईजीएसटी, दोनों को प्लस करके अपन नाइडू में लिख देंगे, यानी ये आ जाएगा 200 और ये 6 और 91 ये, तो 1,62,200 1,06,200 अपने पास आंसर आ गया। समझ में आई ये बात? ठीक है, कैलकुलेशंस को यार थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, मेरे खुद के स्लो हैं, ऐसा नहीं है भाई, पर मैं थोड़ी ट्रिक व्रिक लगा के उसको तेज़ कर देता हूँ। ट्रिक व्रिक क्या, थोड़ा सा ऐसा कुछ करके जैसा मैंने अभी किया। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन टाइम ले लेता है और गलत भी हो जाता है, तो ट्राई करना वैसा ना करो। सोल्ड गुड्स एट कोटायम केरला, मतलब विद इन द स्टेट है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा, कॉस्टिंग 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट। अब फिर नेक्स्ट वाला बना लेता हूं, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। चलो कितने का है सर? 60,000 की 2,50,000 का है और 60% प्रॉफिट है, तो सर 2,50,000 प्लस 60% कितना होता है? तो सर फिर से मैं वही बताऊंगा आपको, 60% निकालना है डायरेक्टली, आप तो 10% का निकाल लो, उस हिसाब से देख लो 10% कितना होता है इसका। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो पीछे से, 2, 5 और 000 यानी 25,000 इज 10%। 25,000 को इंटू 6 कर दो, वो इजी रहेगा। 25,000 को जब 6 बार इंटू करोगे, 6 बार प्लस करोगे, सॉरी 25,000 इंटू 6 कैसे करेंगे? 25,000 प्लस 25,000 50,000, 50 50 50 1.5 लाख, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5 लाख 60%, ये मैंने प्लस कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया 4 लाख। ठीक है, 4 लाख आ गया। अब इसके बाद सोल्ड गुड्स इतना हो गया, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। 4 लाख का 15% माइनस कर दो, 15% ट्रेड डिस्काउंट अपन करेंगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट 15%। 15% कितना होता है? तो सर आपने बोला 10% निकालो, 10% इज 40,000, 40,000 10% है तो 5% और कितना हुआ? 20,000, 40 प्लस 20 60,000, तो आप इसमें से 60,000 माइनस कर दो, कितना आया? 3,40,000, बस हो गया 3,40,000 पे। बाकी कैलकुलेशंस करने, एंट्री क्या करेंगे? एंट्री में वाइट से ही कर देता हूँ, इजी रहेगा। सोल्ड गुड्स की एंट्री है कॉस्टिंग इतना, ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे आ जाएगी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2, तो 2 में पहला तो आ जाएगा सेल्स, 2 में आ जाएगा क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये है आउटपुट पे, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, तो आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट एसजीएसटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा है ना? थोड़े कठिन क्वेश्चंस करेंगे ना, इजी हो जाएगा। अमाउंट फिर मैं येलो से लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि इससे मैच ना हो, यहाँ पे ना घुस जाए। बैंक अकाउंट डेबिट सेल्स कितनी करनी है सर? सेल्स हुई हमारी कितने की? सेल्स टीडी हटा के 3,40,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,40,000। इस पे 9% लगाना है। आउटपुट सीजीएसटी 9%, वही मैं बताऊंगा, 10% निकालो, 10% इज 34,000 माइनस 3,400, 34,000 माइनस 3,400 कितना आया? 0 और 34 में से ये तो 6 और 0 3, 30600, यानी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 30600 और आउटपुट एसजीएसटी भी आ जाएगा 30600। ये आप दोनों को कर दो प्लस, कितना आ जाएगा? यहीं पे करता हूँ बेटा, वो कॉलम्स नहीं बनाए मैंने अलग अलग, 0 0 6 6 12 1 और ये आ गया 1, बस यही है। 4 और 3 और 3 4 7 10, यहाँ 0 1 3 और 1 4, 4,12,000, 4,12,000 सॉरी 4,00,000 और 1,200, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, देख लो एक बार कैलकुलेशंस, आई थिंक तो सही है, गलत हो तो ट्रोल कर देना। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास बाकी बची हुई एंट्रीज भी हैं यहाँ पे इसी की। एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 80,000 पेड इन कैश। अब सर यहाँ पे तो लिखा नहीं है कि यार ये विद इन द स्टेट है या बाहर है, तो बेटा जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो तू अज्यूम करेगा कि विद इन द स्टेट है। इसका मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेंगे उस चीज के ऊपर। इट इज 16 मार्च को कर दी मैंने एंट्री। एडवर्टीजमेंट चार्जेस 8,000, एडवर्टीजमेंट मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एडवर्टीजमेंट क्योंकि डेबिट में आ रहा है तो यहीं जाएगा अपना सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि पे ही किया होगा मैंने, पे करता हूं तो उसको मैं बोलता हूं इनपुट, क्योंकि वो मेरा एसेट बन जाता है। इनपुट अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं, देख रहे हो। इनपुट पहला तो कौन सा? सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, अरे रे क्या सिलेक्ट हो गया,
इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 कैसे पैसा दिया है? कैश में, तो 2 कैश अकाउंट। ठीक है सर, क्या एंट्री होगी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 8,000 रुपए का और इस पे 9% है ना, 9% CGST, 9 SGST, 9 8 72, 720 रुपए ये, 720 रुपए ये। ठीक है, दोनों सेम ही है। उसके बाद कैश पे अपन प्लस करके लिख देंगे 0224 7714 19440 99999। अरे यार कभी एक ही बार में सही क्यों नहीं आ जाता? 9440। ठीक है, तो ये अपन कैश देंगे। सेकेंड एंट्री देख लेते हैं, विच इज ऑन 20 मार्च। परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 30,000, पेमेंट मेड बाय चेक, यानी बैंक से पैसा गया है आपका, परचेज में आया कंप्यूटर, तो इसको परचेसेस नहीं लिखोगे, कंप्यूटर लिखोगे। ठीक है, कंप्यूटर लिखेंगे क्योंकि वो एसेट है ना। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, परचेसेस मत लिख लेना, वो बंदा डील नहीं करता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो डील करता है इन चीज़ों में। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 30,000। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, वही इस पे भी 2 चीज़ें देंगे आप। पहला आप दोगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कैसे पैसा दिया है भाई? बाय चेक, तो टू बैंक, पैसा गया बैंक से, बैंक दे रही है, टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा सर? परचेज करा मैंने 30,000 रुपए का, लगाओ भाई 9%, 9% CGST, 9% SGST, 9% इज 3 9 27 00 2700। कितना आया अपने पास? 0 0 7 7 14 153, 35,400 अपने पास आया बैंक का अमाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्रीज पे आ रहा है ना समझ में, सिंपल है ये। चलो उसके बाद आता है प्रोपराइटर विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। लगेगा कौन सा लगेगा? CGST लगेगा, SGST लगेगा, यहाँ पर IGST लगेगा। प्रोपराइटर ने विड्रॉ किए 10,000, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, हर एंट्री में नहीं लगाना होता है, एक्सपेंसेस पे लगाओगे, परचेज सेल पे लगाओगे, इनकम एक्सपेंस पे लगता है, इनकम एक्सपेंस पे। तो सर ड्राइंग्स भी तो एक्सपेंस है, इंटरनल एक्सपेंस है भाई, उस पर कोई चीज़ नहीं लगेगी। वह प्रोपराइटर एक जेब से दूसरी जेब से रख रहा है, मतलब दुकान भी तो उसकी है ना, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में पैसा रख रहा है अगर, तो उस पर टैक्स लगा दोगे तुम? इतना भी थोड़ी हो रहा है यार, लगाओ टैक्स पर, ऐसे थोड़ी, ड्राइंग्स पे भी। चलो वैसे, और ड्राइंग्स पता है पहले वो इनकम टैक्स भर के ही आ रहा होगा बेचारा इस पर, उसके बाद तो ड्राइंग कर रहा है, उसके बाद भी तुम टैक्स लगाओगे, गलत बात है यार, इतना नहीं लगाना चाहिए। मार्च 25, तो इट इज 25 मार्च। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है बेटा? प्रोपराइटर विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज, विड्रू किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, सर कैश में किया होगा क्योंकि मेंशन कुछ नहीं है, तो टू कैश अकाउंट। कितना किया? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की मैंने एंट्री कर दी। ठीक है, बस हो गया खत्म। और लास्ट क्या है? मेड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अगेन सर ये वाली अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेट ऑफ की एंट्री है, और अगर आपको सेट ऑफ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप इसके लिंक में कमेंट में बोल दो। चौथी बार बोला मैंने ये ठीक है, बता देना। अब ऐसा नहीं 4 बार सुन के तुम बोल दो कि हाँ आप तो वीडियो बना ही दो, तुम्हारे स्कूल में करवाया तो ही बताना भाई। ठीक है, चलो ये भी हो गई। अब अपन आते हैं मस्त नई चीज पे। नहीं लिया गया स्क्रीनशॉट? ले ले भाई, ले ले यार, ले ले। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आ जाती हैं वही क्या, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स। इनमें अपन कैसे GST को एडजस्ट करते हैं वो वाली चीज देखेंगे। ठीक है, चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा क्वेश्चन मैंने TS ग्रेवाल से दिया है। ठीक है, लिया है मतलब दिया का है, TS ग्रेवाल से लिया है क्योंकि वहां पे मेरे को बेटर इक्वेशन दिख गया, तो वहां से ही मैंने ये, और सब्सिडरी बुक में भी वहां से ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसको अपन बस देख लेंगे और बस खत्म है। बहुत सिंपल होता है। देख पता है, जैसे जर्नल आ गया ना अंदर को, तो उसमें क्या मैंने तुम्हें बता दिया ना, सेल्स के साथ, सेल्स जब आप कर रहे हो तब आपके पास आउटपुट चिपक जाता है सेल्स में, जब आप परचेज कर रहे हो तो इनपुट चिपक जाता है। तो ऐसे ही एंट्रीज यहाँ पे भी होंगी। अब अपन यहाँ पे कैश बुक को देख लेते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरन कानपुर। कहाँ रहता है बंदा? कानपुर में। एंड ऑल्सो जर्नलाइज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नल भी बनाना है अपन को, सिर्फ कैश बुक देखनी है। तो भाई कानपुर में बंदा रहता है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना दिमाग में कि भाई कानपुर के आसपास वाला स्टेट है तो CGST SGST दोनों लगेंगे। कानपुर ही स्टेट है तो CGST SGST दोनों लगेंगे। अगर स्टेट के बाहर किया तो IGST लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कैश बुक में कि क्या लग रहा है, IGST लग रहा है या CGST SGST लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल को कैश इन हैंड था 1200, ओवरड्राफ्ट था 15,000।
तो 1200 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1200 डेबिट बैलेंस। अच्छा एक मिनट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब मेन बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस यानी जहां पे पैसा जा रहा है, यानी कैश एक एसेट है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी बिजनेस में पैसा आ रहा होगा हम डेबिट में लिखेंगे, जब भी बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा होगा हम क्रेडिट में लिखेंगे। ये बेसिक बात है, ये तो पता है ना। चलो अब तो स्टार्ट किया है इन्होंने, बैलेंस भाई कैश का दिया था और यहाँ बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट था यानी 15,000 रुपए क्रेडिट साइड। ठीक है, मैं एक औजार उठा लेता हूँ, इस औजार से क्या हो जाता है ना, ईजी हो जाती है ये चीजें। हाँ ठीक है, चलो अब क्या है नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच 16,000 चेक से, बाकी सेविंग चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यानी 16,000 बैंक में आएगा और बाकी बचा हुआ 4,000 कैश में आएगा। तो वो भी अपन देख लेते हैं, ये 16,000 बैंक में और 4,000 रुपए कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ये वाली तो एंट्रीज आई थिंक बहुत सिंपल होंगी, तुम्हारे लिए आती होंगी। अब आएगी अपने पास जीएसटी की एंट्री। ठीक है, इसको ध्यान दो। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर 3,000। अब देखो पेड बाय चेक लिखा हुआ है, पूरा मैं पढ़ लेता हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ 3,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपए। अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। कितनी सारी चीजें, मैं पहले फोकस करूंगा चेक पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा मुझे। कहां लिखना पड़ेगा? बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक से मैंने पेमेंट किया है। परचेज गुड्स 3,000 के 200 रुपए का टीडी, यानी 2,800 रुपए के गुड्स हुए, 2,800 के गुड्स हुए, इतना मैं कैश दूंगा सामने वाले को, प्लस 6% टीडी और सीडी, तो 6% ऑफ 2,800 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 28 करना है अपने को, 6 8 जा 48 और 4 ऊपर, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 168 रुपीज अपना आ गया एसजीएसटी, 168 रुपीज ही आ गया अपना क्या? सीजीएसटी। और ये तीनों चीजें कहां लिखेंगे अपन? परचेज किया है। बेटा परचेज करते हैं तो पैसा आता है या जाता है? जब तू परचेज कर रहा है तो पैसा आएगा या जाएगा बिजनेस से? सर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा पैसा जाएगा, तो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड हम इस एंट्री को करेंगे। कैश बुक क्रेडिट साइड परचेजेस, ये अप्रैल 4 परचेजेस आपने किया 2,800 रुपए के, 168 आपने दिया सीजीएसटी, 168 दिया आपने इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, सिंपल तो समझ आया तेरे को? बस जैसे अपन एंट्री कर रहे हैं ना वैसे ही अपन ये चीजें भी करते हैं, कोई बात नहीं। बस यहाँ पे परचेज और इनपुट, ये इतना क्यों लगाया आपने? एक और नहीं लगाना चाहिए था, इतना। तो एक ट्रांजैक्शन की ये 3 एंट्रीज होके खत्म हो गई। समझ आया ना? पहले वाले पे ज्यादा फोकस कर ले, बाकी सब सिंपल है। आया समझ में अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश 4,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। फिर से गुड्स परचेज किए हैं, पैसा जाएगा इस वाले साइड ही आएगा, परचेजेस, और वही 6% यानी 4,000 का 6%, 4,000 का 6% इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 4,000, 240, 240 ये चीजें गई कैश कॉलम से गई, क्योंकि कैश बुक है और ये इन्होंने कैश में पे किया है। समझ आई? ये 3 चीजें दूसरे ट्रांजैक्शन की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन 5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। सबसे पहले तो सोल्ड गुड्स टू मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन लिखा हुआ है, अरे मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन लिखा हुआ है। अब मोहन जो है वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाता है, कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो सर ये तो एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड होगी, आगे देखने का क्या ही सेंस। सोल्ड गुड्स टू मोहन लिखा हुआ है तो अपनी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक में हम क्रेडिट एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करते। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 अलाउड हिम डिस्काउंट 50। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश, रिसीव हुआ है चेक, डिपॉजिट नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि इसके बाद वाली एंट्री है चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 10 तारीख को करूंगा मैं, अभी इसको भी कोई एंट्री नहीं करो क्योंकि ये चेक इन हैंड है। ठीक है, फिर ये चेक इन हैंड जब डिपॉजिट होगा, एक चीज याद रखना, जब चेक इन हैंड डिपॉजिट होगा तो जो एंट्री आ जाएगी ना, तो वो टू चेक इन हैंड आएगी, क्योंकि बैंक का अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट साइड आएगा, एक मिनट, क्रेडिट साइड आएगा और यहाँ पे चेक इन हैंड आएगा, चेक इन हैंड, क्योंकि 10 तारीख को एंट्री करोगे आप, 6 तारीख को नहीं, और अमाउंट आएगा आपके बैंक कॉलम में। ठीक है, समझ आई बात? ये बात आई कि नहीं आई कि नहीं, सही बताओ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेक वाला हो गया। यार हमको तो सिर्फ वो वाले ट्रांजैक्शन चाहिए थे ना, ये तो तुम्हें आते होंगे, मैं सिर्फ वो वाले ट्रांजैक्शन बता देता हूँ जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है। ये वाला देख लेते हैं अपन, अप्रैल 20 सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बाकी आप करना इसको आराम से, क्योंकि कैश बुक में तो आप वैसे भी चीजें करोगे ही ना।
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 700 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। आपने फर्नीचर सेल किया है, पैसा आया, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट साइड पे, और 700 प्लस 6%, 7 6 42 रुपीज की और एंट्रीज, ठीक है। देख लेते हैं 42 रुपीज और फर्नीचर 20 अप्रैल, फर्नीचर में लिखा 700, 42 का आउटपुट CGST, 42 का SGST, ये अपनी एंट्रीज हो गई, ये 3, ठीक है। हमेशा सेट में ही होंगी GST की एंट्रीज। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। और कहाँ है, 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 एडवांस, बस यही था, इतनी है एंट्रीज। और भी देख लें, हो सकता है इसमें दिख जाए मुझे CGST SGST SGST CGST, बस इतनी ही थी, ठीक है। बाकी तो कैश बुक की एंट्रीज हैं। समझ आया? ये कॉलम परचेस, ये अपना फर्नीचर का सेल, और कोई सेल्स होता तो भी यहाँ पे आ जाता। बस बहुत सिंपल है यार ये चीज़, कैश बुक बहुत ही सिंपल है। इससे ज़्यादा सिंपल है सब्सिडरी बुक जो उसके बाद करने वाले हैं। ये आ गई आपको समझ में कि कहाँ पे आएंगी आपकी आउटपुट और इनपुट की एंट्रीज। सिंपल, आउटपुट की एंट्रीज हमेशा ही यहाँ पे आएंगी, इनपुट की एंट्रीज हमेशा ही यहाँ पे आएंगी। ये भी आपको चाहिए तो ये भी आप लिख दो कि डेबिट साइड हमेशा आउटपुट वाला टैक्स आएगा, क्योंकि आप उसको पे करके आए हो ना। कैश बुक में डेबिट साइड हमेशा आउटपुट आएगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड हमेशा इनपुट आएगा, ठीक है। समझे बात को? क्योंकि इनपुट को आप उल्टा बोल दिया ना, इनपुट को आप हमेशा ही पे करके आए हो तो वो क्रेडिट साइड आएगा, आउटपुट आपको रिसीव हो रहा है तो हमेशा ही डेबिट साइड आएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब अपन और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेज बुक। परचेज बुक में लिखने के लिए देखो वही सेम परचेज बुक बनेगी, कोई कुछ ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो टोटल अमाउंट आएगा उसके नीचे SGST CGST बस और लगा देंगे, खत्म। क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस कोलकाता ऑन क्रेडिट, वाइड इनवॉइस नंबर, ये तो उसमें इनवॉइस नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। 10 फिलिप ट्यूबलाइट्स एट 200 ईच, तो ये तो आप लिखोगे 10 ट्यूबलाइट्स एट 200, टोटल कॉस्ट निकालोगे, नीचे CGST SGST और आ जाएगा। देख लेते हैं अपन बुक को। बेटा मैंने TS का स्क्रीनशॉट ही लिया है, इन चीज़ों की ज़्यादा प्रैक्टिस आपने वहाँ पे कर ली है ऑलरेडी बुक्स में, तो यहाँ पे कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस देख लो कि ट्रांजेक्शन आता कैसे है। तो ये तो सेम है, ये आएगा, ये आएगा, ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आ रही थी, ये अमाउंट आ ही रहा था, फिर आप ट्रेड डिस्काउंट देके ये फाइनल अमाउंट पे आ रहे थे। इतना तो क्लियर है ना? तू मुझे बता 6300 तक तो क्लियर है ना कि कैसे आएगा। ये दोनों प्लस किया आपने, 7000 आया, 7000 में ट्रेड डिस्काउंट 10% आपने माइनस कर दिया, बचा कितना? 6300। इसका गेम है 6300। 6300 पे कितना परसेंटेज बोला है इन्होंने? मैनर जी इनवॉइस CGST SGST 6% आपको देना है दोनों पे, तो 6300 का 6% आप निकालोगे विच वुड बी 378। आप उसको लिख दोगे ऐड में, ठीक है। ये वाली चीज़ें याद रखो, ऐड CGST ऐड SGST, अब ये दोनों चीज़ें ऐड करोगे एंड दैट वुड बी योर टोटल बिल अमाउंट। खत्म बात, इतना सा ही एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा था सर? आप एक बार मार्क कर दो बेटा, ये एक्स्ट्रा था, इतना सा एक्स्ट्रा था। देख पूरी बुक सेम, बस इतना सा चीज एक्स्ट्रा। आई बात समझ में? नेक्स्ट वाला देख लें अपन। ये तो आगे फर्दर आपको डिवाइड करना भी नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लेना, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। परचेज बुक डिटेल्स तक खत्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है, आप ही बताना मेरे को, बहुत ही सिंपल चीज है। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर, तो राजेश का नाम आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, 25 हीटर 800 का, 10% TD और IGST 12%, 15 क्रॉम्पटन के पंखे 1600 रुपये ईच, 10% TD प्लस IGST 12%। दोनों ट्रांजेक्शन पे IGST लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 × 800, 15 × 1600, 25 × 800, 15 × 1600, सामने वाले का नाम और इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ गया, खत्म हुई बात, ठीक है। और कुछ तो करना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट देना है 10%, दोनों को प्लस करो, ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट आ गया 39600 आया। बस अब आपको 12% IGST की एंट्री करनी है, जो अपन एक्स्ट्रा करेंगे वो यहाँ पे है, ये रही 12%, ऐड 12% IGST विच वुड बी 4752। ये आप ऐड करो, दैट वुड बी योर टोटल अमाउंट। इतना ही एक्स्ट्रा था, ठीक है। लास्ट वाला आप एक बार खुद ही देख लो। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रेट भी है, उस पर चार्जेस भी ऐड हो रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 125, नाम आ जाएगा उसका, आगे इनवॉइस नंबर आ जाएगा। 5 डजन फिलिप बल्ब, अब डजन लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 × 12 तो यहीं पे हो गया, यानी 60 चीजें परचेज करिए, 5 डजन 100 ईच, तो 60 × 100 करेंगे यहाँ पे। 25 पावर प्लग्स एट 80 ईच, ये वाली चीज मस्त लगती है मुझे, ये आती है पता है सब्सिडरी बुक्स में कि ये डजन वजन ये सब यूज कर लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 × 100 और 25 × 80,
ठीक है, पहले तो यही देख लेते हैं। 65 डजन बल्ब्स यानी 60 इंटू 100 विच वुड बी 6000, ठीक है, 60 इंटू 100 विच विल बी 6000, ठीक है, 25 इंटू 80 विच विल बी 2000। ये अपना हो गया, ये दोनों चीजें समझ में आई। नाम, इनवॉइस नंबर, ये इतना समझ में आ गया ना, ये तो सिंपल था। अब अपन और देख लेते हैं कि क्या करना है, और डायरेक्ट बंद नहीं करना भाई, अभी तो है, ठीक है। चलो 5 डजन फिलिप बल्ब्स, ये हो गया। ये इस पे IGST लगाना है अपने को 12%, ट्रेड डिस्काउंट इज 10% एंड फ्रेट चार्जेस आर 100, ठीक है। ये तो अपन वैसे भी लगाते हुए आ रहे हैं। अरे कहाँ गया, ये रहा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, दोनों को प्लस करके 8000 आया, 8000 पे 800 आपने दे दिया, 7200 का अमाउंट आपके पास आ गया। पहले बता, इतना समझ में आ गया तुझे? ये 72 तक पहुंच गए ना अपन, सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको हमेशा फ्रेट ऐड करना है, पहले एक्सपेंसेस ऐड कर लो, GST आखिरी में ही लगेगा। ये फ्रेट आपने ऐड कर दिया विच वुड बी 100, या आपने फ्रेट ऐड कर दिया, 7300 आया। याद रखना अमाउंट प्लस कॉस्ट, उसके बाद GST लगता है। मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट जितना भी आया उस पर प्लस करोगे पहले एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, जो भी, कॉस्ट की जगह चार्जेस लिखता हूं तेरे लिए इजी रहेगा। अमाउंट प्लस चार्जेस, ये जो होंगे इस टोटल अमाउंट पे GST लगेगा, इस पे परसेंटेज GST लगाओगे आप, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो 7300 आ गया, टैक्सेबल वैल्यू टोटल 7300, एंड फिर आपने बस वही चीज एक्स्ट्रा कर दी, ये वाली कि ऐड IGST 12%, इसका आपने 12% निकाला एंड आपने 876, ये 12% ही होता है ना, कर लेते हैं। देखो 730 प्लस 73 प्लस 73 12%, ये हो जाएगा 6, 7 7 14 15 16 17 876, बिल्कुल 876 तेरे पास आ रहा है, ठीक है। IGST 12% आपने लगाया, ये और ये आ गया टोटल अमाउंट। बस ये वाले कॉलम से ध्यान मत देना भाई, मत देना, नहीं आते हैं, मतलब आपको फर्दर तक डिवाइड करके बुक बनाने को ही नहीं आती, ठीक है। यहाँ तक आपका ये अमाउंट आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। ये भी अमाउंट क्यों बनाएंगे अपन, कॉस्ट वॉस्ट भी नहीं बनाएंगे, कोई नहीं, बस ये एक सिंगल डिटेल्स वाला, ठीक है। बस यहाँ तक है आपकी बुक, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आया ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। आपको GST आया, एंट्रीज आ गई ना, तो ये सब तो वैसे ही बच्चों का खेल है, इसमें कुछ है नहीं है सच, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे बाकी अपन और ट्रीटमेंट्स वगैरह क्या है। 5वीं बार बता रहा हूं, अगर सेट ऑफ वाली कोई भी चीज चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और मुझे कमेंट में ये भी लिखना कि तूने 5वीं बार में ही तो नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे बताना तूने कौन सी वाली बार में लिखा सेट ऑफ, ठीक है। चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड भाई। इतना ही था जो GST में जितना मेजर इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं। आपने वीडियो देख लिया, रिवीजन के तौर पे देखा है तो एक बार देख लेना, कर लेना उस चीज की प्रैक्टिस, बहुत इजी है, वो समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। पिछली बार जब मैंने इंस्टाग्राम वाली चीज़ बोली थी तो अब मुझे फिर भी थोड़े ढंग के मैसेज आ रहे हैं, पर्टिकुलर डाउट्स वगैरह ही आते हैं, हेलो आए थोड़े कम हो गए। तो ठीक है भाई, यही था। दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।